मोस्टली आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, बट सबको अपना क्या करना है, नोट्स यहाँ पे बनाना है। ठीक है, रीजन क्या है, मेरी राइटिंग आपको आखिरी टाइम पे समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आपको आपकी राइटिंग ही समझ में आएगी और उससे ही समझ आएगा। ठीक बात है। और बाकी जैसे ही जो भी लेक्चर वगैरह हो जाए, मतलब एक दो लेक्चर हो जाए, उसके बाद आपको डीपीपी मिलेगी और क्या मिलेगा, मॉड्यूल। ठीक है, तो उसको आप रीड भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी मोस्टली आपको समझ आ ही जाएगा। और दूसरी बात क्या है, जो भी उसमें क्वेश्चंस है वो लगा सकते हो। ठीक है, तो पहले तो यही सब लगाना, और अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम बचे तो फिर और कोई बुक्स वगैरह लगा सकते हो। ठीक है, बट वो सेकेंडरी चीज है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले दिन उठा के बुक लगाने लग गए। ठीक है, पहले ये सब काम खत्म करो, उसके बाद भी अगर टाइम मिलता है तो फिर क्या करना है, बुक्स लगा सकते हो। ठीक है, मैं बता दूंगा अगर कोई पर्टिकुलर बुक लगाना है तो। क्लियर बात है। ठीक है, तो चालू करते हैं। अपना सबसे पहला चैप्टर कौन सा रहेगा, सॉलिड स्टेट। ठीक है, सबको पता है। आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले अपन एक 11th का चैप्टर देख लेते हैं। 11th में चैप्टर 5 कौन सा था आपके पास, स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें मेनली आपने क्या पढ़ा था, गैसियस स्टेट। ठीक है, और लिक्विड स्टेट थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। बाकी लिक्विड स्टेट का ज्यादातर फिजिक्स में बहुत पढ़ते हो, सरफेस टेंशन वगैरह वो सब। क्लियर है। और बाकी लिक्विड के बारे में एक और चैप्टर अपना अगला रहेगा, कौन सा, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो उसमें अपन और भी चीज उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी क्या डिस्कस करना है, सॉलिड्स के बारे में। ठीक है, तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं किसका, स्टेट्स ऑफ मैटर का। स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या क्या आता है, ये तो पता ही होगा। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या क्या होता है, बोलो। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, खाली फिजिकल स्टेट का अंतर है। समझ आया। जैसे अगर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि इसमें फॉर्मूला रहेगा H2O, इसमें रहेगा H5O, या इसमें रहेगा HO। ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या डिफरेंस रहेगा, खाली कि स्टेट क्या है। समझ आया। तो स्टेट का अगर डिफरेंस है, उस बेसिस पे अपन ने स्टेट्स ऑफ मैटर को तीन चीज में क्लासिफाई कर दिया। समझ आया। अब इनमें अलग अलग स्टेट्स कैसे आ जाती है, दो अलग अलग टाइप के फोर्सेस रहते हैं, कौन कौन से। एक क्या है, पहला इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बात ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता है क्या होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कैसे वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। और मैंने एक और चीज क्या लिखी है, इंटर पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल का मतलब क्या है, चाहे वो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस हो सकता है, मेटेलिक एटम, या कोई भी कुछ भी चीज हो सकती है। इसलिए मैंने इसको इंटर एटॉमिक या क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर नहीं लिखा। कुछ भी चीज हो तो उसके लिए एक जनरल टर्म क्या है, इंटर पार्टिकल। इतनी बात समझ में आई। तो अगर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये वाली चीज पार्टिकल्स को क्या रखेगी, दूर दूर या पास पास, पास पास में रखेगी। तो एक ये पहली चीज हो गई। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, एक तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, और अगर थोड़ा बहुत याद हो, बॉन्डिंग में इस टाइप का कोई एक कर्व पड़ा होगा, ऐसा कुछ याद है क्या, किसका रहता है ये, पोटेंशियल एनर्जी। और यहां पे क्या था, आर। आर मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास है हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यहां पे क्या है, काफी दूर है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, वो पास आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, थोड़ा पास आ गया। यहां पे क्या होता है, वो उसके ऑर्बिटल्स लगभग ओवरलैप कर जाते हैं। और यहां पे क्या होगा,
और ज्यादा पास आता है तो ये बात देखो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, अब वो अनस्टेबल हो रहा है, समझ आया। लेकिन ये कितने डिस्टेंस पे है, आर लेस देन रेडियस, मतलब H2 के बीच में अगर कुछ एक रेडियस है, ठीक है, तो इससे भी ज्यादा पास में लाओगे तो क्या होगा, रिपल्शन फोर्सेस लगेंगे, ठीक है। बट ये वाले फोर्सेस बहुत मुश्किल से आते हैं पिक्चर में, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा ये अंदर के अंदर चले जाएंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा तब जाके ये अंदर जा पाएगा, मतलब बहुत पास आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेस मतलब पिक्चर में आ जाते हैं। ये बात ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेस मतलब न्यूक्लियस न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, समझ आया। तो इसमें अपन रिपल्शन फोर्सेस की जनरली बातें नहीं करते हैं, किसकी बात करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस की। इतनी बात समझ में आई। तो जनरली अपन बोल देते हैं इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रिपल्शन भी हो सकते हैं बट ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में मुश्किल होता है, ठीक है। तो जनरली जो रिपल्शन वाले फोर्सेस रहते हैं वो कौन से होंगे, वो होते हैं टेम्परेचर के कारण, ठीक है। कोई भी अगर स्टेट है, मान लो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है, तो ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा, समझ आया। जैसे मान लो पानी रखा है तो वो लिक्विड है, तो बोलूंगा 0 से 100 डिग्री के बीच में है, ठीक है। अगर वो 1000 डिग्री होगा तो वो स्टीम हो जाएगा, ठीक है। -10 डिग्री होगा तो वो आइस हो जाएगा, ठीक है। तो वो डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे, सराउंडिंग के टेम्परेचर पे। अब वो टेम्परेचर में क्या होता है, एनर्जी रहती है। टेम्परेचर मतलब हीट, जो भी आपका पर्टिकुलर टेम्परेचर रहेगा। अब हीट रहेगी तो वो आपस में वाइब्रेट करते हैं, उस वजह से क्या होता है, उनमें रिपल्शन आ जाता है, समझ आया। जैसे पानी है या आइस ले लो, आइस को अगर गैस पे रखोगे तो क्या होगा, हीट आप दे रहे हो, ठीक है। वो हीट कहाँ पे जा रही है, आइस पे, तवे पे रखोगे, ठीक है। तो हीट किस में गई, उसके पार्टिकल्स में गई, उसने वो एनर्जी एब्जॉर्ब करी, तो पहले थोड़े वाइब्रेट होंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं सीधे आइस को गैस पे डाला भाप बन के उड़ गया, थोड़ा टाइम तो लगता ही है, ठीक है। तो पहले क्या होगा, थोड़ा सा आइस डाला, फिर उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगेंगे, फिर क्या होगा, वो सारे बॉन्ड्स टूटेंगे, फिर वो लिक्विड बनेगा, फिर और हीट करोगे तो गैस बन जाएगा या स्टीम बन जाएगी, ठीक है, वेपर बन जाएंगे, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या रहती है, थर्मल मोशन की वजह से या फिर थर्मल एनर्जी की वजह से जो भी मोशन आ रहा है वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिपेल करवा रहा है, ठीक है। तो थर्मल मोशन रिपेल करवा रहा है और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करवा रहा है, अट्रैक्ट करवा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस आपस में लड़ते रहते हैं, और जहां पे जो चीज डोमिनेट कर जाती है उसके हिसाब से अपने को स्टेट मिल जाती है, समझ आया, ठीक है। बढ़े आगे, ये लिख लिया। मेन ये चीज थी, किस पे डिपेंड करता है, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी पे, ठीक है, लिख लो। बढ़े आगे, ठीक है। ये रंजना, ये बस थोड़ा समझाने के लिए बताया था, मेन बस ये दोनों पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अब ये चीज आ गई, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या क्या थे अपने, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या थे, एक था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा क्या था, थर्मल एनर्जी के कारण मोशन, ये ठीक है। तो यहां पे ये बताओ, इसका एक टेबल बना लेते हैं। इस केस में इन दोनों में से डोमिनेट कौन करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेंगे, ठीक है। और ये कुछ तो रहेगा टेम्परेचर के हिसाब से, बाकी रिलेटिवली कम होगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। कोई भी अगर लोहे को धूप में रख दोगे तो ऑब्वियसली होगा, बट डोमिनेट कौन करेगा, अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा,
इसमें भी लगभग बराबर रहेगा, लेकिन फिर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी सारे रहते हैं। तो अपन बोल सकते हैं लगभग दोनों में क्या है, बराबर, या फिर थोड़े से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर गए। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट क्यों कर गए? ऐसा है, मतलब पानी रखा हुआ है तो रखा हुआ है ना, उड़ तो नहीं गया। ठीक है, उड़ जाता है इसका मतलब क्या है, सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग हो गए। ये बात ठीक है। तो यहां पे लगभग बराबर है, बाकी आप बोल सकते हो अट्रैक्टिव वाला थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, इस केस में क्या है, ये वाले डोमिनेट कर जाएंगे, ये बहुत कम होते हैं। समझ आया? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी के कंपैरिजन से अपन क्या बता सकते हैं कि वो सॉलिड रहेगा, लिक्विड रहेगा या गैस रहेगा। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, तो सॉलिड का तो अपन ने देख ही लिया है क्या होता है। ऐसा कोई एक पर्टिकुलर स्टेट जिसमें स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और नेग्लिजिबल थर्मल मोशन है। समझ आया? वही वाली डेफिनेशन है बस। क्लियर है? बढ़े आगे। हाँ, अब बात आती है, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर का। मेन चैप्टर का नाम क्या है? सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड की जनरल डेफिनेशन तो देख ली, क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करते हैं ऐसे पर्टिकुलर स्टेट में और थर्मल मोशन रिलेटिवली कम होता है। ठीक है, अब बात आती है कि सॉलिड स्टेट पढ़ना क्यों है। समझ आया? ठीक है, अच्छा, आपने कभी एक्सीडेंट होते हुए देखा है? मतलब बेकार चीज है बट फिर भी एग्जांपल ले रहा हूं। मतलब कभी देखा होगा, या तो क्रिकेट खेल रहे होगे, किसी कार के शीशे पे मतलब बॉल मार दी, वो लेदर वाली, तो क्या होता है, टूट आता है। उसमें वो कांच कैसा रहता है, मतलब कैसा देखा होगा, जैसे मान लो ये कांच है, ठीक है, तो वो ऐसे छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स में हो जाता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि इस तरीके के नुकीले अपने कांच के पार्टिकल्स या पार्ट्स टूट आएंगे। ऐसा देखा है क्या? जनरली वो देखा होगा, वो इस टाइप का कुछ रहता है, बॉल लगी हुई या स्टिकर भी आते हैं, वो भी कैसे रहते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप के, मतलब उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं। ठीक है, टूटेगा भी तो वो उस तरीके से ही टूटता है। ठीक है, तो वो डिजाइन उसी तरीके से करा गया है। ठीक है, और इधर जैसे ये वाला कांच है, इसको आप तोड़ोगे तो वो काफी पॉइंटेड टाइप के जो कांच है उसमें टूटेगा। समझ आया? तो अब ये वाला कांच टूटने की प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, और इसके पीछे कोई एक बंदा बैठा हो, उसकी भी रिलेटिवली पॉसिबिलिटी कम है। बट कार तो चलाने के लिए होती है, और जब चलाएंगे तो ही ठुकेगी। वैसे ठोकना नहीं चाहिए, बट ठुकेगी तो तभी, और उससे एक्सीडेंट खतरनाक हो सकता है। और अगर मान लो थोड़ा सा ही एक्सीडेंट हुआ, कांच टूट गया और वो ऐसे पॉइंटेड चीज आ गई, वो लग गया तो गए। ठीक है, तो इस वजह से डिजाइन उसको कैसे गया किया है कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटे। अब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उससे इंसान मरेगा तो नहीं, ये बात तो ठीक है। तो सॉलिड मतलब है तो ग्लास ही, ये वाला भी क्या है, हाँ, तो ये वाला भी क्या है, ये भी ग्लास ही है। तो दोनों चीज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि एक में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी जो कार वगैरह वाला रहता है वो महंगा आता है, तो उसमें ये वाली प्रॉपर्टीज डाली जाती है कि वो ऐसा पॉइंटेड टाइप की चीज में ना टूटे। समझ आया? तो अगर मेरे को सॉलिड स्टेट के बारे में पता है, ठीक है, मतलब जो भी अपना ग्लास है उसकी प्रॉपर्टीज पता है, उसके बारे में पता है, तब जाके मैं क्या कर सकता हूं, ऐसी चीज डिजाइन कर सकता हूं जो मेरे को फायदा देगी। समझ आया? तो सॉलिड स्टेट के बारे में जब अपन पढ़ेंगे तो अपने को क्या पता चल जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज। साइंस क्या होता है, कोई भी नेचर में चीजें हैं उसको ऑब्जर्व करना। टेक्नोलॉजी क्या होता है, उसको अप्लाई करना। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि सॉलिड स्टेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे वो बनता है, वो सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, आजकल देखा होगा काफी टेक्नोलॉजी वगैरह आ गई है, जैसे फोन वगैरह, एक छोटे से फोन में सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो वो सब क्या है, एक काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, सब किस पे बेस्ड है, सॉलिड स्टेट पे। सेमीकंडक्टर वगैरह क्या होता है, सॉलिड ही होता है। तो जब आप उसके बारे में पढ़ लोगे तो उसकी चीजें आपको पता चल जाएगी और उससे आप उसके एप्लीकेशन बना सकते हो। समझ आया? तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया किसका, कि हमें सॉलिड स्टेट क्यों पढ़ना है। समझ आया? थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज पता चल जाए कि क्या होती है।
और कैसे वो जमा होता है, मतलब जमे हुए होते हैं सारे पार्टिकल्स, अगर उसको मैं पर्टिकुलर तरीके से चेंज कर दूं तो प्रॉपर्टी में कुछ फर्क आता है क्या। तो ये सारी चीजें से क्या पता चल जाएगा, इस चीज का इंपॉर्टेंस। क्लियर है? बढ़े आगे। अब आती है बेसिक चीजें जो आपने पढ़ी होगी आज के लेक्चर में, वैसे भी शुरू में बेसिक चीजें ही रहेगी जो चीज आपने पढ़ रखी है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, हैव अ डेफिनेट मास वॉल्यूम एंड शेप। ठीक है, ये प्रॉपर्टी पढ़ी है बचपन में। ठीक है, और ये वाली प्रॉपर्टीज अगर आप ध्यान से समझो तो ये कैसी होती है, अप्रोक्सीमेटली सही होती है, हमेशा सही नहीं होती। समझ आया? जैसे डेफिनेट मास तो ठीक है, मतलब डेफिनेट मास तो गैस का भी होता है, लिक्विड का भी होता है। समझ आया? जैसे पानी की बोतल है, पानी भरा हुआ है तो मास तो इसका फिक्स है ना। इसी बोतल में अगर गैस भर दूं तो उसका मास भी फिक्स है, सॉलिड भर दूं तो उसका मास भी फिक्स है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। तो डेफिनेट मास तो सबका ही रहता है। ठीक है, उसमें कोई अलग बात नहीं है। दूसरी चीज है वॉल्यूम एंड शेप। ठीक है, तो अपन बोल देते हैं जैसे ये बॉटल है, इसका वॉल्यूम भी फिक्स है, शेप भी फिक्स है। समझ आया? बट हमेशा नहीं होता। हमेशा मतलब जैसे मान लो ये टी शर्ट है, इसका शेप फिक्स है क्या, इसको ऐसे कर दूं तो पूरा चेंज होता जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि क्या सॉलिड है। बाकी बेसिकली जनरली अपन बोल देते हैं कि वॉल्यूम या फिर शेप कैसा है, फिक्स होता है। समझ आया? इसमें कोई डाउट? ये जनरलाइज नहीं कर सकते बट एक अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो। क्लियर है? दूसरा क्या होता है, लीस्ट इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है। समझ आया? जैसे मान लो क्या है, एक इधर बीकर है, इसमें रखा है आपके पास आइस। ठीक है, दूसरा मान लो आपके पास है कुछ ऐसा लिक्विड। ठीक है, तीसरा मान लो गैस है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, लीस्ट इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मतलब जो भी अपना कोई भी सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, उसमें पार्टिकल्स होते हैं। ये बात तो पता ही है। ठीक है, जैसे टेबल हो गई, कुछ भी हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल से बनती है। ठीक है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कब करेंगे, जब पास में होंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि एक पार्टिकल यहां है दूसरा पार्टिकल यहां है, उनके बीच में बहुत अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। कब होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा, जब पास में आएंगे, तब जाके वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक है, तो सॉलिड के केस में क्या होता है, सारी चीजें पास में होती है। ठीक है, सारी चीजें मतलब सारे पार्टिकल्स, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अच्छा होता है। ठीक है, लिक्विड में क्या होता है, रिलेटिवली थोड़ी दूर होते हैं, सॉलिड में काफी पास और लिक्विड में रिलेटिवली थोड़ा दूर। ठीक है, गैस में क्या होता है, गैस में काफी दूर होते हैं। ठीक है, मतलब आइडियल गैस के केस में तो अपन मान लेते हैं कि कोई इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। ठीक है, वो पढ़ा होगा आपने रियल गैस वगैरह, रियल गैस में वंडरवाल में कुछ करेक्शन करते हैं, वो सारी चीजें। आइडियल गैस में क्या मानते हैं, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, और वही ज्यादातर यूज आता है, बाकी रियल गैस एक स्पेशल टॉपिक है। ठीक है, वो आपको पता ही है। तो ये वाला समझ में आया, सेकेंड पॉइंट। तीसरा क्या है, ये तो कर ही लिया डिस्कस। ठीक है, पास में होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, काफी स्ट्रांग होता है। ठीक है, क्लियर है? अब दूसरी चौथा पॉइंट क्या है, पार्टिकल्स कैनॉट फ्लो। ठीक है, फ्लो मतलब बह नहीं सकते। ठीक है, तो जैसे मान लो ये बोर्ड यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ऐसा है कि मान लो अगली क्लास में आए तो बोर्ड वहां पहुंच गया। ठीक है, तो वो कब होता, जब वो फ्लो कर रहा होता। ठीक है, तो ऐसा तो होता नहीं है, जो चीज जहां है वहीं रहती है। ठीक है, तो पार्टिकल्स क्या नहीं होते, फ्लो नहीं कर पाते। फ्लो कौन कर पाता है, फ्लूइड्स। ठीक है, फ्लूइड में आपके अंदर दोनों क्या आ जाएंगे, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो पार्टिकल्स कैनॉट फ्लो, फ्लो कौन करता है, फ्लूइड्स करते हैं। ठीक है, फ्लूइड्स कैन
फ्लो। ठीक है, तो फ्लूइड्स के अंदर अपने दोनों लिक्विड वाली चीज और गैस वाली चीजें सब आ जाती है। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स पोजीशंस। वापस सेम चीज, वही बोर्ड यहाँ पे है। जिस पार्टिकल मतलब कील वगैरह से ये रखा होगा यहाँ पे, ऐसा तो है नहीं कि इसकी फिक्स पोजीशन नहीं है। फिक्स पोजीशन नहीं होती तो घूमता रहता बोर्ड। ठीक है, तो सारे पार्टिकल्स की क्या होती है? एक फिक्स पोजीशन होती है। समझ आया? और फिर क्या लिखा है? दे कैन ऑसिलेट अराउंड देयर मीन पोजीशन। ऑसिलेट का मतलब क्या है? मतलब थोड़ा बहुत वाइब्रेट कर सकते हैं। जो अभी शुरू में क्या समझाया था? वाइब्रेट करते हैं किस वजह से? टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर की वजह से क्या होता है? थर्मल मोशन। तो उसकी वजह से क्या कर सकते हैं? ऑसिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑसिलेशन तो आपने पढ़ा ही होगा पेंडुलम वगैरह में, फिजिक्स में। ठीक है, मतलब जैसे मान लो ये एक पार्टिकल है, ये थोड़ा सा इधर जा सकता है, थोड़ा सा इधर जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके ये वाइब्रेट होते हैं बस। समझ आया? जैसे मान लो ये भी चीज अगर पढ़ी होगी तो हाइड्रोजन का कोई भी एक मॉलिक्यूल है, तो ये आपस में थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करता है। जैसे स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग तो पढ़ा है फिजिक्स में, तो वो भी क्या करती है? वाइब्रेट करती है। बट उसकी मीन डिस्टेंस निकाल सकते हो? डिस्टेंस मतलब एक पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक। वैसे ही इसका भी जो एक मीन डिस्टेंस होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ हमेशा ऐसा नहीं कि वो पूरा वाइब्रेट कर रहा है सब जगह निकालो, एक मीन जगह पे निकालते हैं, और वो क्या हो जाती है? हमारी बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो यहां पे बस वही है कि पार्टिकल्स क्या रहते हैं? फिक्स पोजीशन पे रहते हैं, मूव नहीं कर सकते। मूव कौन करता है? फ्लूइड्स। और वो खाली क्या कर सकते हैं? ऑसिलेट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, और दूसरी बात है, दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, अब रिजिड मतलब बिल्कुल फिक्स हो गया। ठीक है, बाकी सॉलिड, अच्छा कोविड के टाइम पे रोटी बनाना सीखा किसी ने? ठीक है, तो रोटी का जब वो बनाते होगे तो वो क्या फ्लो नहीं कर पाता? कर लेता है। रोटी का जो भी वो क्या बोलते हैं आप, लोई वगैरह ऐसे बनाते हो, फिर उसको बेलन से पीस मतलब ऐसे करते हो, तो क्या होता है? पार्टिकल्स फ्लो करते हैं और वो रिजिड रहता है क्या? बाकी सॉलिड है क्या वो? सॉलिड तो है, मतलब ऐसा थोड़ी कि पानी की तरह ढुल गई रोटी, ऐसा तो कभी नहीं होता। ठीक है, तो बोलते तो अपन क्या है? वापस यही चीज बता रहा हूं कि ये सारी क्या है? जनरल चीजें हैं, ऐसा नहीं है हर जगह लगेगा। ठीक है, तो जनरली अपन क्या बोल देते हैं? दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत चल जाएगा, और बेसिकली मतलब जनरली वो रिजिड रहेगा। और अगर उस चीज को और ज्यादा डेप्थ में अगर समझो, मतलब वही रोटी वाला एग्जाम्पल, तो उसमें अपन क्या बोल सकते हैं? मान लो जैसे यहां पे एक ये बनाया, ठीक है, एक लोई बनाई, उसमें एक पार्टिकल इधर है, ठीक है, दूसरा पार्टिकल इधर है। ठीक है, तो ये जो बिल्कुल नेबरिंग पार्टिकल्स हैं, ये दोनों आपस में आसपास ही रहेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? थोड़ा अगर ज्यादा दिमाग लगा के सोचो, जो बिल्कुल नेबरिंग पार्टिकल थे पहले, वो अब भी क्या रहेंगे? लगभग एक दूसरे के पास। ठीक है, लोहे का वो चीज सुनिए, वो क्या होता है? मैलिएबल। ये पता है मेटल्स आर मैलिएबल, सुना है? मैलिएबल मतलब शीट वगैरह में, वो डक्टाइल मतलब वो सब चीजें सुनी होगी। ठीक है, तो वो क्या होता है? जैसे मान लो कोई एक लोहा है, उसको अगर हथौड़े से मारेंगे तो वो पिस जाता है, मतलब चपटा हो जाता है ऐसा। तो उसके जो नेबरिंग पार्टिकल्स होते हैं वो लगभग एक दूसरे के पास ही रहेंगे। बाकी क्या है? थोड़ा थोड़ा अपनी जगह से खिसक जाते हैं, इस वजह से क्या हो जाता है? वो फ्लैट हो जाता है। समझ आया? तो ये बेसिक चीजें हैं, इसमें मतलब बस समझा दिया। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा पेपर में आएगा कि हाँ राइट 6 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। बेसिक चीजें हैं, बस पता होना चाहिए। क्लियर है? बड़े आगे। हाँ, अब यहां से क्या होता है? इंपॉर्टेंट चीजें चालू होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, ये लिख लेना।
लिख लिया। तो अपन क्लासिफाई तो बहुत तरीकों से कर सकते हैं, बाकी मेनली अपने सिलेबस में क्या है, ये दो टाइप के क्लासिफिकेशन। क्लियर है? पहला वाला कौन सा दिख रहा है, बेस्ड ऑन द फोर्सेस अमंग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। एक ही अरेंजमेंट वाला है, ये अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, पहला कौन सा है, क्लासिफाई करना है सॉलिड्स को किसके बेसिस पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बेसिस पे क्या करेंगे, सॉलिड्स को क्लासिफाई। क्लियर है? ठीक है, बढ़े आगे। अब देखो, सॉलिड्स को अपन फोर्सेस के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ force of attraction, solids can be classified as ionic solids, covalent, metallic और molecular solids। समझ आया? आयनिक सॉलिड से क्या समझ आता है? आयनिक मतलब NaCl। NaCl पता ही है, उसमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं, तो वो क्या हो गया अपना आयनिक सॉलिड। ठीक है, ये एक बेसिक चीज है, बाकी और भी डिटेल में इसको पढ़ेंगे, बाकी एग्जाम्पल से काफी आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड का कौन सा एग्जाम्पल है, NaCl सबसे बेसिक। ठीक है, कोवलेंट सॉलिड कौन से होते हैं, क्या वो मॉलिक्यूलर में आएगा, मैं बता देता हूं डिफरेंस क्या है। कोवलेंट सॉलिड क्या होते हैं अपने, जैसे डायमंड वगैरह। ठीक है, डायमंड पता है कैसा होता है, डायमंड कोई बता सकता है स्ट्रक्चर क्या रहेगा? जैसे ये है डायमंड, क्या है, डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा है, कार्बन टेट्राहेड्रल है, आगे वो 4 कार्बन से जुड़ा है, वो आगे और मतलब 3 टोटल 4 कार्बन से जुड़े हैं, इस टाइप का उसका स्ट्रक्चर रहता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, एक नेटवर्क टाइप का रहता है पूरा 3 डायमेंशनल। तो ये सारे क्या होते हैं अपने कोवलेंट सॉलिड। ठीक है, और इसको डिटेल में अपन देखेंगे, मैं बस एक एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप रिलेट कर सको। ठीक है, मेटेलिक क्या होता है, मेटल्स। ठीक है, मेटेलिक तो सबको ही पता है, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट वगैरह, ये सब क्या होते हैं, मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, अपनी ये सारी चीजें H2 गैस और ये सब, हीलियम हो गया या फिर I2 हो गया, ये सब किस में आती है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। ठीक है, मतलब ये दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको क्या मतलब चारों को ही और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, फिर इन दोनों का भी जो डिफरेंस है वो अच्छे से पता चल जाएगा। समझ आया? एक एक एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत तो रिलेट कर ही लोगे। ठीक है, तो चालू करते हैं किससे, आयनिक सॉलिड से। ठीक है, अब आयनिक सॉलिड में क्या होता है, ये सारी चीजें अपने को पता रहेगी तो एक बेसिक अपने को आइडिया पता चल जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब जिससे वो सॉलिड बना है। समझ आया? तो NaCl किससे बना है, Na प्लस और Cl माइनस। Na प्लस क्या है, आयन है, Cl माइनस भी क्या है, आयन है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो गए, आयंस हो गए, इसमें कोई डाउट? ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में क्या है, जैसे मान लो Na प्लस है, Cl माइनस है, कूलुम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स इस पे ही बेस्ड है। ठीक है, कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कूलुम्बिक, अभी तो बोला कूलुम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन K(Q1 Q2/r², वही लगता है यहाँ पे, पढ़ा होगा बॉन्डिंग में लेटाइस एनर्जी और वो सब। ठीक है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, कूलुम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, कोई डाउट? फिजिकल स्टेट कैसी रहती है, सॉलिड ही रहती है। कभी ऐसा तो देखा नहीं एक डब्बे में बंद करके गैस में अपने को NaCl मिला। ठीक है, वो नमक वो थैलियों में आता है सॉलिड फॉर्म में, इसमें कोई दिक्कत? तो फिजिकल स्टेट जनरली क्या होती है अपनी, सॉलिड वगैरह होती है ना। और बोल सकते हैं काफी हार्ड होते हैं,
अच्छा खासा रहता है। NaCl का क्रिस्टल अगर कभी देखा हो, कभी कोई सेंधा नमक वगैरह यूज करता है, ठीक है, तो वो कैसा आता है, बड़े बड़े ऐसे क्रिस्टल्स आते हैं उसके, देखा होगा, है ना। उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता, मिक्सी वगैरह में पीसना पड़ता है, ठीक है। और बाकी जो पिसा हुआ आता है वो सस्ता होता है, वो महंगा भी आता है। उसके एडवांटेज वगैरह कभी अगर कुछ से वो पता हो तो, ठीक है। बीपी वगैरह के जो पेशेंट होते हैं वो जनरली वो यूज करते हैं, ठीक है। बाकी मेन बात क्या बताना है कि कैसा होता है वो, हार्ड होता है, ठीक है। हार्ड क्यों होता है, सॉलिड क्यों होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कूलुम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और आयनिक अट्रैक्शन कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इस वजह से कैसा हो गया वो, हार्ड भी हो गया और अच्छा खासा सॉलिड भी बन जाता है। समझ आया? उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होगा ऑब्वियसली, ठीक है, इसमें कोई डाउट। स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वगैरह बहुत हाई होगा। समझ आया? इसमें कोई डाउट? तो इससे आयनिक सॉलिड्स के बेसिक दो चार प्रॉपर्टीज जो है वो आपको पता चल गई। क्लियर है? बढ़े आगे। और अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अपन जनरली दो फॉर्म में देते हैं, ये तो सुना ही होगा कभी, ठीक है। जैसे NaCl है, तो NaCl मतलब उसी फॉर्म में जैसे सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्या? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? आयंस फ्लो नहीं हो पाते, ठीक है। एक अगर कोई भी क्रिस्टल लो ऐसा, ठीक है, उसमें क्या है, Na+Cl- ऐसा पड़ा हुआ है। वैसे ऐसा नहीं होता है, अपन पढ़ेंगे आगे कि Na के आसपास 6 क्लोरीन होता है, क्लोरीन के आसपास फिर सोडियम होता है, बट ऐसे ही बस बनाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है। तो ये जो भी अपना आयनिक सॉलिड है ऐसा रखा हुआ है, तो इसमें अगर अपन इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो नहीं करेगा, वो कंडक्ट नहीं करेगा। रीजन क्या है? आयंस कांट फ्लो। ये बात समझ में आई? तो ये कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। मोल्टन फॉर्म ले लो, मोल्टन फॉर्म पता है क्या होता है? क्या होता है? मतलब लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म और एक्वस फॉर्म अलग अलग बात है, ये पता है। लिक्विड फॉर्म मतलब पिघला हुआ, ठीक है। एक्वस फॉर्म मतलब पानी में घुला हुआ, ठीक है। अब मोल्टन स्टेट ले लो या एक्वस फॉर्म ले लो, तो इसमें क्या हो सकता है, आयंस कैन फ्लो, तो इस वजह से ही क्या होगा, कंडक्टिंग हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये बात समझ में आई। एग्जाम्पल्स NaCl हो गया, जो भी अपने आयनिक कंपाउंड्स है वो सारे आयनिक सॉलिड्स हो गए, ठीक है। और अब होमवर्क है, इसमें आगे भी अपन क्लासिफिकेशंस और ऐसे देखेंगे, ठीक है। उनकी बेसिक चीजें तो रटने की जरूरत है नहीं, ठीक है, बट एग्जाम्पल्स एक बार NCERT से जाके क्रॉस चेक कर लेना, मतलब एक आध कोई एक्स्ट्रा दे रखा हो तो वो अपने नोट्स में लिख लेना, क्योंकि NCERT से जेई मेंस वगैरह में तो डायरेक्ट एग्जाम्पल ही पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, मान लो आयनिक सॉलिड या मॉलिक्यूलर सॉलिड ऐसा, ठीक है। तो इसमें अगर कोई NCERT में और भी एग्जाम्पल्स हैं तो ऐड कर लेना, ठीक है। बाकी बेसिक 2-3 एग्जाम्पल तो बता ही दिए। समझ आया? क्लियर है? बढ़े आगे। अब दूसरा क्या था, आयनिक के बाद था कोवलेंट सॉलिड्स, ठीक है। और कोवलेंट सॉलिड्स को अपन नेटवर्क सॉलिड्स भी बोलते हैं, ठीक है। नेटवर्क क्यों? पूरा 3D में एक जाल की तरह फैला होता है, ठीक है। कोवलेंट सॉलिड बोल सकते हो या नेटवर्क सॉलिड्स, ठीक है। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? डायमंड किससे बना है? कार्बन से, ठीक है। जैसे NaCl में क्या थे, अपने आयंस थे, यहां पे क्या है, एटम्स है, ठीक है। जैसे डायमंड क्या था, ऐसा बना हुआ था, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, एटम्स है। किसी को कोई डाउट? क्या हो गए? एटम्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो बेसिक क्या बोल सकते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है।
बाकी फिजिकल स्टेट पता ही है, डायमंड वगैरह तो बहुत हार्ड होता ही है, ठीक है। और एक ग्रेफाइट होता है वो थोड़ा सॉफ्ट मान लेते हैं उसको। सॉफ्ट कैसे होता है वो, उसका स्ट्रक्चर याद है सबको, कैसा होता है? ऐसी लेयर्स वगैरह होती है, ऐसी लेयर्स रहती है, यहां पे एक और लेयर है ना, और इनके बीच में क्या होता है? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नहीं होते, नो कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये दोनों क्या कर सकती है, आपस में एक दूसरे पे स्लिप कर सकती है। दूर ले जाना हो तो दूर आराम से ले जा सकते हो, पास भी आराम से आ जाता है, ठीक है। इसका यूज आपने पढ़ा होगा, इंडस्ट्रीज वगैरह में ये लुब्रिकेंट के काम आती है। लुब्रिकेंट के काम क्यों आती है? ग्रीस क्यों नहीं यूज कर लेते मशीन्स में, ग्रेफाइट क्यों यूज करना है? मतलब लुब्रिकेंट के काम आती है, इतना तो पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है, ठीक है। और वो किसके काम, साइकिल की चेन में डालते हो क्या ग्रेफाइट? साइकिल की चेन में तो नहीं डालते ग्रेफाइट, ठीक है। वहां तो अपन वो जो भी ग्रीस वगैरह वो डाल लेते हैं। ये किस में डालते हैं? मशीन्स वगैरह में, जो हैवी मशीन्स होती हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, ठीक है। तो वहां पे ये किसका काम करता है? लुब्रिकेंट का। लुब्रिकेंट का काम क्यों करता है? आपस में लेयर एक दूसरे पे स्लिप हो जाती है, तो इस वजह से लुब्रिकेंट का काम कर लेता है, ठीक है। बट मशीन्स में क्या होता है? हैवी मशीन्स में हाई टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो अगर ऑयल डालोगे साइकिल की चेन वाला तो वो क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा, वो तो इवेपोरेट हो जाएगा, ग्रीस वगैरह सब इवेपोरेट कर जाती है। बट इस जो ग्रेफाइट रहता है इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो ये ऐसे मेल्ट नहीं करता। तो इसलिए अपन इसको क्यों, इसको क्या करते हैं? लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं, किसमें? हैवी मशीनरी वगैरह में। समझ आया? तो एक दोनों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, बाकी पी ब्लॉक में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो बात क्या कर रहे थे? सॉफ्ट होते हैं बस, ठीक है। तो ये भी सारी चीजें क्या है? जनरल है, एक तरीके से, ठीक है। इसका एक्सेप्शन एक एक लिखवा दिया, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इनका? हाई होता है। डायमंड ऐसा तो है नहीं कि कल धूप पड़ी और जो सारे घर में डायमंड वगैरह रखे हैं सब पिघल गए, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वेरी हाई। इसका रीजन क्या है? इनके बीच में क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, और सारे कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं? काफी स्ट्रांग होते हैं। और इसमें क्या है? बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या बोलते हैं, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट वगैरह है बहुत ज्यादा आ जाता है, ठीक है। क्लियर है? कोवेलेंट सॉलिड ये तो पता ही होगा कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा था, इस टाइप का, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है क्या? ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स को, याद है, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं? थोड़े से लूजली हेल्ड होते हैं। किसी को ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा? सिग्मा पाई सबको पता है क्या होते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट की जो रिंग्स होती है कैसी होती है? इस टाइप की होती है, ऐसी बहुत सारी रिंग्स, ठीक है। तो यहां पे ये सब क्या है? पाई बॉन्ड्स हैं। और ये क्या है? न्यूक्लियस से इतना स्ट्रांगली अट्रैक्टेड नहीं रहते, थोड़ा सा लूजली हेल्ड होते हैं। तो इस वजह से ये मूव कर सकते हैं। हमेशा मूव करेंगे क्या? नहीं। कब मूव करेंगे? कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे। ऐसा तो है नहीं ग्रेफाइट को हाथ लगाया करंट लग रहा है, ठीक है। मतलब जब कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तभी जाके वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है। क्यों करेगा? बिकॉज ऑफ दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? इसमें क्या है? सारे के सारे क्या है? सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और ये क्या है? काफी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहते हैं किससे? एक दूसरे, मतलब न्यूक्लियस से। तो इस वजह से ये फ्लो नहीं करते, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं? जनरली अपने जो भी है, जैसे इसका एक और एग्जांपल क्या है? SiO2। SiO2 मतलब क्या होता है? मिट्टी। मिट्टी में क्या होता है? सिलिका होती है, सिलिकेट होते हैं। कभी ऐसा है धूप में बिना चप्पल के क्रिकेट खेल रहे हो, करंट लग रहा है? ऐसा तो होता नहीं है। मतलब SiO2 भी क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और करंट अगर मतलब एक तार वहां पे डाल दो तो ऐसा नहीं कि यहां पे करंट लग जाएगा,
तो ये भी SiO2 भी क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो जनरली मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए वो इंसुलेटर्स होते हैं। समझ आया, सारे कोवेलेंट वाले, सारे नहीं मतलब जनरली। जैसे इसका एक्सेप्शन क्या हो गया, ग्रेफाइट हो गया। सब बात क्लियर है, कोई डाउट? और बाकी एग्जांपल्स मैंने यहां लिखे हैं, बाकी एक बार एनसीईआरटी से और कोई एक आध एक्स्ट्रा एग्जांपल होगा देख लेना, है ना। डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, SiO2, ग्रेफाइट, ये सब इनका स्ट्रक्चर सबका कैसा रहता है, नेटवर्क टाइप का। SiO2 का स्ट्रक्चर याद है क्या? SiO2 का कुछ ऐसा रहता है, पी ब्लॉक देखना एक बार। इस टाइप का रहता है। तो यहां पे भी सारे क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। कितने पाई बॉन्ड्स हैं? 0 है, मतलब कोई पाई बॉन्ड नहीं। तो इस वजह से ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। क्लियर है? तो ये एक जनरल चीज किसकी हो गई, कोवेलेंट सॉलिड्स की। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, मेटेलिक सॉलिड्स। ठीक है, मेटेलिक सॉलिड किससे बनता है, मेटल से। ठीक है, तो इसमें अगर बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि कर्नल्स वगैरह होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल पढ़ा है क्या? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल नहीं पढ़ा? ठीक है, मैं ऐसे ही बेसिक बता देता हूं, बाकी अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो मेटेलिक सॉलिड के बारे में अगर अपन बताएं तो दो चीज रहती है, एक बैंड थ्योरी जो कि वो भी आगे आखिरी में डिस्कस करेंगे, दूसरा मेटेलिक बॉन्डिंग अपन इलेक्ट्रॉन सी मॉडल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। समझ आया? तो जैसे मान लो कोई भी अपना एटम है, जैसे मान लो सोडियम है। ठीक है, तो सोडियम क्या रहेगा, कुछ ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, अब इसका जो वैलेंस शेल है, वो वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो काफी लूजली हेल्ड होता है, देखा ही होगा, आराम से इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, तो वो इस फॉर्म में रहता है। समझ आया? इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन मेटल कर्नल्स। आर्मी वाला नहीं, मेटल कर्नल्स बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं वैसे तो, बाकी वो मेरे थोड़े प्रोनाउंस में आता नहीं है सही, तो मैं कर्नल बोल देता हूं, बाकी आप कर्नल या जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो। समझ आया? तो इन सब चीजों को क्या बोल देंगे, मेटल कर्नल्स। और इनके पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो है, जैसे मान लो एक अपन ने सोडियम का एक टुकड़ा लिया। ठीक है, तो यहां पे क्या है, Na+ आ गया, यहां पे Na+, ठीक है, और इधर क्या आ जाएंगे अपने पास, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसको दूसरे कलर से बना लेते हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन, ये सारे। ठीक है, अब ये थोड़े से लूजली हेल्ड होते हैं, तो अपन क्या बोल देते हैं, ये एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों, एक सोडियम का अगर टुकड़ा लोगे तो उसमें 4 एटम्स होंगे क्या, कितने होंगे, अवोगाड्रो नंबर के पावर के आसपास के 10 पावर 23 या उस रेंज के नंबर ऑफ एटम्स होंगे। एक एक बंदा भी एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 10 पावर 23 समथिंग कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अपन क्या बोल देते हैं, एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया। ठीक है, उस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या है, ये जो मेटल एटम्स, मेटल आयंस बन गए, ये वहां पे बैठे हुए हैं। समझ आया? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल क्या है, जो भी अपना मेटल है वो उसका वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। लूज तो क्या ही करता है, उसके आसपास वो घूमते रहते हैं, नाचते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं, तो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है सब मिला के क्या बना लेता है, एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसमें अपने पास क्या है, फिक्स पोजीशन पे रखे हुए हैं अपने मेटल आयंस। समझ आया? तो ये अपना क्या है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। क्लियर है? तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो गए, बोल सकते हैं मेटल आयंस, या बोल सकते हैं फिक्स्ड मेटल आयंस इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है,
अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है, मेटल्स हैं तो उनके बीच में अपन बोल देते हैं मेटलिक बॉन्ड रहेगा। समझ आया? तो ये तो सिंपल है, क्या है ये, मेटलिक बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? बढ़े आगे। फिजिकल स्टेट क्या रहती है, होते तो जनरली सॉलिड ही है, ठीक है, एक आध को छोड़ के जिसका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह बहुत कम हो जाता है। सुना होगा गैलियम है, उसको हाथ पे रख लोगे तो वो मेल्ट कर जाता है, ठीक है। मर्क्यूरी लिक्विड में रहता है, तो एक दो तो एक्सेप्शन रहते ही हैं हर जगह, ठीक है, लेकिन जनरली क्या होते हैं, ये सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। और क्या क्या होते हैं, ये सॉफ्ट या हार्ड होते हैं डिपेंडिंग ऑन कैसा मेटल है, ठीक है। अब सॉफ्ट या हार्ड कैसे होते हैं, कभी किसी ने सोडियम देखा है क्या, कैसा होता है, बहुत सॉफ्ट टाइप का होता है, अब चाकू से भी उसको काट सकते हो। समझ आया? आयरन देखा है, देखा ही होगा, काट सकते हो, ठीक है, उससे दूसरे को काट सकते हो लेकिन उसको नहीं काट सकते, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों होता है, मैंने क्या बताया, एक है सोडियम, उसके पास उसका इलेक्ट्रॉन नाच रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, मान लो Fe3+ मान लो, और उसके इलेक्ट्रॉन्स आपस में ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। अब जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो जैसे ये अल्कली मेटल्स हो गए, अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं, ग्रुप 1 वाले, तो जनरली एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। तो उनका जो आयन बनेगा वो कैसा रहेगा, वो भी +1 चार्ज वाला, तो +1 -1 को अट्रैक्ट कर रहा है। यहां पे क्या होता है डी ब्लॉक वालों में, उसके जो डी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, आगे डीएफ में भी पढ़ेंगे, जो डी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो भी अब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब उसको भी अपन लूज करवा सकते हैं। जैसे Fe3+ बनाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। तो ये वाले भी इलेक्ट्रॉन्स आपस में घूम सकते हैं और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। तो यहां पे चार्ज क्या है, 3+, 3-, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, 3 गुना। ऐसे करके अपन बता सकते हैं कि आयरन भी क्या होता है, बहुत ज्यादा मतलब हार्ड होता है। क्लियर है? तो ये सॉफ्ट हो सकता है, हार्ड हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि मेटलिक बॉन्ड कैसा है। समझ आया? मेटलिक बॉन्ड के बारे में और भी पढ़ लेंगे, ठीक है, वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो चार्ज हो गया, दूसरा क्या हो गया, साइज वगैरह हो गया, ठीक है। साइज कैसा, जैसे लिथियम है, उसका आयन बनेगा तो छोटा बनेगा, सीजियम का बड़ा बनेगा, तो सीजियम के केस में मेटलिक बॉन्ड थोड़ा और वीक होगा, लिथियम के केस में स्ट्रांग होगा। ऐसा क्यों, ये Li+ है, इधर इलेक्ट्रॉन, ये सीजियम+ है और इधर इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। समझ आ रहा है? तो ये थोड़ी मेटलिक बॉन्ड की चीजें हैं, ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी बेसिक समझ में आया क्या होता है मेटलिक बॉन्ड, और उसका फिजिकल स्टेट सॉफ्ट या हार्ड हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कैसा मेटल है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट भी सेम, जितना अच्छा मेटलिक बॉन्ड होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, और बेकार होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो ये भी लो हो सकता है, हाई हो सकता है, ये भी आपको पता ही है। आयरन का क्या होता है, काफी हाई होता है, मर्क्यूरी, गैलियम, इन सब का कैसा होता है, काफी ज्यादा लो होता है, ठीक है। वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली चीज है। क्लियर है? समझ आ रहा है? बढ़े आगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टर्स होते हैं खाली सॉलिड स्टेट में या मोल्टन या किस में, सब में ही होता है। आयनिक वाले कैसे थे, खाली एक्वस या मोल्टन स्टेट में थे, ठीक है। ये सॉलिड स्टेट में कर सकते हैं क्या, कंडक्ट करते ही हैं। जो भी ये वायरिंग है किसकी है, कॉपर की है, ऐसा तो है नहीं पिघला हुआ कॉपर डाला है हर जगह, ठीक है। तो सब चीज सॉलिड है और वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। तो कोई भी स्टेट हो क्या करेगा, वो कंडक्ट करेगा, क्या, कंडक्टिंग, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, उससे स्टेट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा क्यों है, क्योंकि फ्लो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ना कि आयंस, और इलेक्ट्रॉन को इतनी जगह नहीं चाहिए, वो घूम सकते हैं, ठीक है। आप इधर से कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स घूमने लगेंगे, इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। समझ आया? तो ये बेसिक चीज है। एग्जाम्पल्स आपको कोई भी मेटल ले लो तो वो सारे क्या हो जाएंगे, अपने मेटेलिक सॉलिड्स। क्लियर है?
फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, इनके बीच में अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर एटम्स वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। जनरली अपन क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। एटम्स वगैरह का भी एक एग्जाम्पल देख लेंगे अपन, ठीक है। अब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या क्या हो सकते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो गए, जनरली मॉलिक्यूल्स, एटम्स वगैरह भी हो सकते हैं। अब अपन क्या देख रहे हैं, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, समझ आया। वहां पे क्या था, एक एक टाइप की थे, यहां पे अलग अलग टाइप के आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बेसिस पे अपन चेक करेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्यों, क्योंकि कोई भी अगर मॉलिक्यूल है तो वो क्या हो सकता है, पोलर हो सकता है या नॉन पोलर हो सकता है, ऐसी चीजें हो सकती है। तो इस वजह से उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी अलग अलग हो सकता है, क्लियर है। तो जैसे अगर नॉन पोलर कोई मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, H2, ठीक है, H2 हो गया, O2 हो गया, ये सारे क्या हैं अपने नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कौन सा रहेगा, डिस्पर्जन फोर्सेस। डिस्पर्जन फोर्सेस पता है क्या होता है, क्या होते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल वाले, समझ आया। पता है इसके बारे में, बॉन्डिंग ये किस में, एसओएम में पढ़ा होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, उससे थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। मान लो जेनॉन है, ठीक है, इधर क्या है, जेनॉन वगैरह है, ठीक है। एक इधर जेनॉन है, एक इधर जेनॉन है, मतलब दो एटम्स मान लो, ठीक है। अब ये दोनों पास में आएंगे तो इनमें कोई डाइपोल जनरेटेड है क्या, डाइपोल ऐसा कुछ जनरेटेड नहीं है, ठीक है। तो आपस में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन तो नहीं होंगे। चार्ज है क्या कुछ, चार्ज भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो कोई ऐसा कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं होगा। बट इसमें क्या है, कुछ एक मतलब इसको इधर बनाता हूं, न्यूक्लियस तो इधर है, ठीक है, इसमें भी क्या है, न्यूक्लियस है, और आसपास क्या मान लो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये सारे एटम्स क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, समझ आया। घूमते घूमते क्या होगा, एक दूसरे के पास आ जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई भी एटम हुआ तो जो इलेक्ट्रॉन्स है मोमेंटरीली अगर देखें, मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो वो कहीं तो होंगे, है ना। और हर एक मोमेंट ऑफ टाइम पे उनका बिल्कुल स्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना ये कंपलसरी नहीं है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं। ऐसा हमेशा नहीं होगा कि सेंटर में न्यूक्लियस है और बिल्कुल स्पेरिकली सारे इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हो। स्पेरिकली कब होते हैं, जब एवरेज लेते हैं। जनरली अपन बोल देते हैं कि हाँ सारे टाइम का एवरेज लो तो वो स्पेरिकली होंगे, ऐसा कह देते हैं। बट हर टाइम पे, हर मोमेंट ऑफ टाइम पे बिल्कुल वो स्पेरिकली ऐसे अरेंज नहीं होंगे। तो कुछ एक ऐसा टाइम आ गया, मान लो कि इधर प्लस ज्यादा हो गया और इधर इलेक्ट्रॉन थोड़े ज्यादा हो गए, समझ आया। तो ये अब क्या कर सकता है, दूसरा जो मॉलिक्यूल है जिसमें बिल्कुल स्पेरिकली अरेंज्ड है, मान लो अगर वो इसमें स्पेरिकली अरेंज नहीं होंगे, ऐसे अरेंज होंगे, तो ऑब्वियसली कर ही लेगा इंटरेक्ट, ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या बन गया, डाइपोल, दूसरा भी है डाइपोल, अट्रैक्ट कर गए। बट ये क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पे बना है, मे बी बिकॉज ऑफ कोलिजन आपस में या फिर कोई भी रीजन की वजह से ऐसा अगर बन गया, तो ये क्या करेगा, जो पास में ऐसे एटम्स घूम रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उसके प्रोटॉन्स को पास में बुलाएंगे और इधर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या करेंगे, दूर भेजेंगे। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, और इधर प्लस और यहां पे माइनस। तो ये कैसा था, डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डाइपोल बना है, इसलिए इसको क्या बोला, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ये कैसा है, इंड्यूस्ड, पढ़ा है फिजिक्स में इंड्यूस करंट वगैरह, मतलब दूसरे कंडक्टर की वजह से वो करंट इंड्यूस करता है। तो ये भी क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है।
तो कोई भी अगर ऐसा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, अब चाहे जेनॉन ले लो, CO2 ले लो या मीथेन ले लो, कुछ भी ले लो जो कि नॉन पोलर है, उनके बीच में ये वाला फोर्स डेफिनेटली होगा। समझ आया? तो ये इसमें क्या बोल सकते हैं, ये क्या हो गया, डिस्पर्जन फोर्सेस। समझ आया? और एक चीज हमेशा याद रखना, अगर कोई मान लो कोई भी एक कंपाउंड दे चाहे मॉलिक्यूल दे, उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आपको देखने हैं, तो वो एक तो किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा कंपाउंड है। समझ आया? जैसे मान लो HCl है, HCl में क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। HCl क्या है, कुछ ऐसा, यहां पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, तो इनमें क्या आ रहा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आ रहा है। ठीक है, लेकिन डिस्पर्जन फोर्सेस हमेशा रहेंगे। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी, ये डोमिनेट करेंगे डाइपोल डाइपोल, बट ये वाली चीज तो कभी भी हो सकती है। तो डिस्पर्जन फोर्सेस हमेशा रहेंगे। जब कुछ नहीं है तो तब ये डोमिनेट करेंगे। डोमिनेट क्यों करेंगे, कुछ है ही नहीं, अकेले हैं तो डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अकेले अगर दौड़ो फर्स्ट आ जाओ तो डोमिनेट कर रहे हो। ठीक है, तो वही सीन है यहाँ पे। समझ आया? दूसरा क्या है, पोलर हो सकते हैं। पोलर मतलब वही HCl। ठीक है, HCl में क्या हो सकता है, ये तो अभी जस्ट देखा, क्या है ये, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये डाइपोल डाइपोल है। एक और कौन सा हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, FON और हाइड्रोजन के बीच में, ये पता है। और जो हाइड्रोजन है वो भी किससे जुड़ा होना चाहिए, FON से। FON मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना H एंड FON, ये पढ़ा होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड तो पता हो सबको, है ना। तो अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जैसे पानी का मॉलिक्यूल पोलर भी होता है, तो इसलिए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और क्योंकि उसमें हाइड्रोजन है, किससे जुड़ा है वो, ऑक्सीजन से, तो वो किससे बॉन्ड बना सकता है, दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम से। समझ आया? तो वो क्या हो गया अपना हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? बढ़े आगे। और बाकी एक एक दो दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये एक एक बार एनसीईआरटी से और देख लेना। ठीक है, मॉलिक्यूलर में नॉन पोलर कौन से हो गए, I2 हो गया, CCl4 हो गया, ये कैसे हैं, सारे नॉन पोलर हैं। पोलर कौन से हो गए, SO2 SF4। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना के देखना VSEPR के तरीके से, और तब आपको पता चल जाएगा ये पोलर क्यों है। VSEPR पढ़ा है सबने? ठीक है, उससे अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पोलर क्यों है। समझ आया? और हाइड्रोजन बॉन्डेड में H2O H3BO3, ये सारे क्या हैं, अपने हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं या सॉलिड्स हैं। ठीक है, अब इसमें एक डाउट आ सकता है कि SO2 तो गैस सुनी है, गैस सुनी है, ठंडा कर दो सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो कम टेम्परेचर पे वो सॉलिड बन गया। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि ये गैस होती है, गैस मतलब इस टेम्परेचर पे अपन है, किसी दूसरे प्लेनेट पे चले जाओ, प्लूटो वगैरह पे, हो सकता है SO2 सॉलिड हो। ठीक है, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो सॉलिड अपन बना सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, अब ये वाला थोड़ा सा रिवीजन, H3BO3 क्या होता है, याद है क्या, P ब्लॉक, बोरिक एसिड सुना है, स्ट्रक्चर पता है, ऐसा कुछ होता है। और यहां पे ये वाला हाइड्रोजन जो है दूसरे बोरिक एसिड के ऑक्सीजन से ये बॉन्ड बना सकता है, मतलब ऐसा एक नेटवर्क टाइप का 2D शीट बनती है, घर जाके देखना एक बार, है ना। तो उनके बीच में क्या हो रहा है, जैसे यहां पे मान लो ऐसा कुछ बना हुआ है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ आया? तो ये बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, वो ऐसे प्लेन शीट्स वगैरह में रहता है स्ट्रक्चर, और एनसीईआरटी में दे रखा है, घर जाके देख लेना। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? फिर क्या होता है, फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बहुत इजी सी चीज है। नॉन पोलर कैसा होगा, बड़ी मुश्किल से तो उसको सॉलिड बना रहे हो, मतलब माइनस डिग्री में ले जाके, माइनस समथिंग डिग्री, तो वो वैसे ही सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट क्यों होगा, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है,
स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं तो हार्ड होता है। तो यहाँ पे नॉन पोलर कुछ भी है जैसे CO2 वगैरह हो गया, ठीक है, सॉलिड बनाओगे तो वो सॉफ्ट बनेगा, है ना। मेल्टिंग पॉइंट तो कम ही है, माइनस समथिंग डिग्री पे ले जाके सॉलिड बना रहे हो तो मेल्ट तो वो उतने डिग्री पे कर रहा है ना, -50 या -100 डिग्री पे, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट तो कम ही है। पोलर वाले भी कैसे होते हैं, लगभग सॉफ्ट रहते हैं, ठीक है, और उनका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, लो ही होता है। तो जनरली ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है सबका मेल्टिंग पॉइंट कम ही रहता है, क्योंकि फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है। बाकियों में क्या था, किसी में कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, किसी में क्या था, कोवलेंट बॉन्ड था, किसी में मेटलिक बॉन्ड था। इसमें क्या है, वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट कोई सा भी देख लो, क्या बोलते हैं, कम ही आएगा। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है, जैसे आइस वगैरह हार्ड ही होती है ना। ऐसा नहीं कि उसको स्नो की तरह किसी के सिर पे मार दिया, ठीक है, टूट जाएगा सिर, ठीक है। तो वो कैसा होता है, हार्ड होता है। किस वजह से, जो भी उसके फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है रिलेटिवली इन सब से स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग ही होते हैं, ठीक है। फिर क्या आता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं करते कंडक्ट, एक दूसरे के बीच में गैप है, ठीक है। जैसे डायमंड वगैरह में क्या था, कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ था लेकिन कुछ बॉन्ड तो था, यहाँ पे तो कोई बॉन्ड ही नहीं है। मतलब एक I2 ऐसा रखा हुआ है, दूसरा I2 ऐसे रखा हुआ है, इनके बीच में तो वंडरवाल फोर्सेस वगैरह हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे मॉलिक्यूल तक कैसे पहुंचाएंगे, हवा से। हवा तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, पढ़ा है ये, ठीक है। हवा से तो पहुंचाएंगे नहीं, तो क्या होगा, ये नॉन कंडक्टिंग। समझ आया। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होती है, नॉन कंडक्टिंग इन नेचर, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप कुछ भी देख सकते हो, I2 हो गया, जेनॉन, बेंजीन, ये सारे क्या हैं, अपने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के हैं। क्लियर है, समझ आ रहा है। तो ये सारे क्या हो गए अपने कुछ क्या बोलते हैं, सॉलिड्स। कौन कौन से थे, आयनिक, फिर क्या था, कोवलेंट, फिर क्या था, मेटलिक, फिर क्या था, मॉलिक्यूलर, ठीक है। किसके बेसिस पे थे ये, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे। समझ आया, कोई ज्यादा टफ चीज नहीं थी। एक एक बार लेकिन एग्जाम्पल्स देख लेना, ठीक है। कोई ऐसा IIT में मेरे को नहीं लगता कोई पूछेगा कि Na और Cl में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहेगा, ठीक है, बट एग्जाम्पल्स वगैरह आ सकते हैं। समझ आया। तो चलो एक क्वेश्चन ये बता दो, सल्फर होगा क्या, सल्फर का शेप कैसा होता है, क्राउन शेप, पढ़ा है क्या। आपस में चिपके हुए रहते हैं क्या, आपस में कहाँ चिपके हुए रहते हैं, सारे क्राउन ऐसे चिपक जाएंगे तो कुछ अलग चीज बन जाएगी, है ना। तो ये कैसा होता है, ये मॉलिक्यूलर होता है। ब्रॉन्ज क्या है, अलॉय है, अलॉय मतलब मेटलिक टाइप की चीज, तो ये भी नहीं है। SiO2 क्या है, अभी बताया था, मिट्टी, ठीक है, एक नेटवर्क टाइप का आता है, तो ये है डायमंड, ये है ZnSO4, क्या है ये, आयनिक है। सिलिकॉन, इसका भी लगभग उस टाइप का शेप आ जाता है, सिलिकॉन आपस में सिलिकॉन से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इसको भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है। सिलिकॉन जैसे कार्बन आपस में कार्बन से जुड़ा है, वैसे सिलिकॉन भी आपस में सिलिकॉन से जोड़ सकते हैं। सेमीकंडक्टर पढ़ा है, अच्छा वो 12th में आखिरी चैप्टर में आता है, वो उसमें भी आपको शेप पता चल जाएगा। मतलब जैसे फिजिक्स में आता है, केमिस्ट्री में नहीं मतलब जैसे ये है तो इधर सिलिकॉन लगा है, और ऐसे हर जगह सिलिकॉन लगा हुआ है, मतलब एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन से जुड़े हुए हैं, फिर वो आपस में आगे 4 सिलिकॉन से, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। और ये वाला भी होता है, ये कैसा होता है, एक सिलिकॉन 4 कार्बन से, फिर वो आगे फिर सिलिकॉन से जुड़ा है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये भी कैसा रहेगा अपना, कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड। CO2 क्या रहता है, मॉलिक्यूलर हो जाएगा, तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। क्लियर है। ये वाला बताओ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, आयनिक क्रिस्टल,
हो सकता है बट उसके लिए स्टेट डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेट ने ऐसी कुछ दे नहीं रखी। आगे देखते हैं, कोवेलेंट वाले तो नहीं करते। ठीक है, मेटेलिक वाले वो कर सकते हैं, तो सी वाला हो जाएगा। ये वाले तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, ये वाला देखो, एडवांस में मल्टीपल वाले भी आते हैं, तो सेकंड ऑप्शन भी पहुंच जाना अगर पहला सही हो तो। Which of the following is are correctly matched with the bonds found between the constituent particles? बोरिक एसिड अभी जस्ट देखा था, पोलर तो था ही, हाइड्रोजन बॉन्ड भी था। ठीक है, ग्रेफाइट में क्या था स्ट्रक्चर, कोवलेंट सारे आपस में जुड़े हुए हैं हेक्सागोनल में, और जो लेयर्स हैं उनके बीच में क्या है, वंडरवाल फोर्सेस। ये भी है, ये वाला NaCl के बीच में क्या होता है, Na प्लस Cl माइनस के बीच में कूलुम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वाला, ये भी सही है, जो भी आयंस होते हैं और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज मतलब नाचते हुए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बताया था सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ने डीलोकलाइज लिख दिया, एक ही बात है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन सही है। समझ आया, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, फिर क्या आता है, दूसरा क्लासिफिकेशन। ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा किसके बेसिस पे है, अरेंजमेंट के बेसिस पे। ठीक है, तो अगर अरेंजमेंट के बेसिस पे देखें, बेस्ड ऑन क्या था, अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट के हिसाब से देखें तो वो दो टाइप के होते हैं। अच्छा, अरेंजमेंट क्या होता है, कैसे रखे हुए हैं, समझ आया, जैसे टेबल इस तरीके से रखी हुई है। दूसरा पॉसिबल तरीका क्या है, बॉर्डर्स पे रख दो और सेंटर में रख दो। ठीक है, ऐसे करके आप मल्टीपल आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के अरेंजमेंट बना सकते हो। वो तो पढ़ा ही होगा, चैप्टर 11th में ही था। ठीक है, तो ऐसे जो भी पॉसिबल अरेंजमेंट है वो अपने को देखना है, और उसके बेसिस पे जब सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं तो वो दो टाइप में होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलाइन और दूसरा होता है अमॉर्फस। अरे ठीक, अब यहां से थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज चालू होती है। ठीक है, वो जो भी चीज थी एक बेसिक इंट्रोडक्शन था और काफी हद तक आप लोगों को पता होगा, यहां से अच्छे से सुन लेना। ठीक है, इसके अगला वाला टॉपिक और ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये वाला तो चलो मतलब क्लासिफिकेशन टाइप का है, जैसे टेबल बनाते हैं, और लेकिन पता होना चाहिए। समझ आया, तो अरेंजमेंट के बेसिस पे देखें तो सॉलिड्स क्या क्या होते हैं, बोलो, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। ठीक है, अब एक एक करके डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो, ये इधर क्रिस्टलाइन है, इधर अमॉर्फस है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डेफिनेट रिपीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, क्या बोला है, डेफिनेट रिपीटिंग अरेंजमेंट, मतलब एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है वो बिल्कुल रिपीट करते जा रहा है, पूरा जहां तक क्रिस्टल है पूरी तरीके से वो रिपीट करेगा। समझ आया, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या था, हेक्सागोनल रिंग्स थी, आपस में ऐसे फैली हुई थी, तो वही पर्टिकुलर रिंग पूरे जगह रहेगी जहां तक कि आपका सॉलिड है। ऐसा नहीं कि कहीं 6 कार्बन की रिंग है, आगे जाओ तो 3 कार्बन की हो जाएगी, 6 की रहेगी हर जगह। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर चीज पूरे सॉलिड में रहेगी थ्रू आउट द क्रिस्टल। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? जैसे यहाँ पे ये डायग्राम में आप देख सकते हो, मान लो ये एक रिंग है। ठीक है, वही रिंग इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, और अगर 3 डायमेंशन मानो तो इधर भी आ जाएगी। क्लियर है, इस डायग्राम से आपको काफी हद तक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, कैसा होता है, डेफिनेट अरेंजमेंट होता है और रिपीट करता है। रिपीट तो करेगा ही, मतलब ऐसा तो है नहीं यही सॉलिड खत्म हो जाएगा, पूरे जहां तक क्रिस्टल है वहां तक रिपीट करते जाएगा। समझ आया, क्रिस्टलाइन क्या होता है। दूसरा क्या है, अमॉर्फस सॉलिड होता है। अमॉर्फस सॉलिड मतलब रैंडम। ठीक
ठीक है, मतलब पार्टिकल्स क्या रहते हैं, रैंडमली अरेंज होते हैं। तो यहाँ पे देखो, कहीं पे ये काफी सारे एटम्स है तो कहीं पे बहुत कम है, कहीं पे फिर ज्यादा है, कहीं पे फिर और कम है, कहीं पे और ज्यादा है, ठीक है। और कहीं मतलब कुछ भी रैंडम हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखो बिल्कुल रैंडम स्ट्रक्चर है। तो इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, अमरफस सॉलिड्स। समझ आया? कोई डाउट इसमें? क्रिस्टलाइन में कैसा होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है पूरा रिपीटिंग। अमरफस में कैसा होता है, रैंडम अरेंजमेंट। कोई डाउट? क्लियर है? बड़े फिर क्या होता है, हाँ ये वाली चीज अच्छे से देखना, क्रिस्टलाइन में क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज मतलब बहुत दूर तक, ऑर्डर मतलब एक पर्टिकुलर सिस्टम। तो ये देखो पूरा ऐसा सिस्टमैटिक चीज पूरी जगह है लॉन्ग रेंज तक। समझ आया? तो इसमें क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, और इसमें अपन क्या बोल देते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर या फिर और नो रेंज ऑर्डर। आई थिंक एनसीईआरटी में खाली इतना लिखा है शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, लेकिन शॉर्ट रेंज ऑर्डर कंपलसरी नहीं है, हो सकता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर मतलब थोड़ी सी जगह मतलब बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, फिर थोड़ी जगह बाद रैंडम हो गया, उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट रेंज। मतलब एक पर्टिकुलर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है लेकिन शॉर्ट रीजन तक ही है। आ गई नींद? क्या हुआ, कल सोई नहीं? समझ आ रहा है क्या बोला मैंने? इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, लॉन्ग रेंज तक वो रिपीट कर रहा है। इसमें क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो सकता है, कंपलसरी सिचुएशन नहीं है, इसलिए मैंने ऊपर क्या लिख दिया, और नो रेंज ऑर्डर। कोई भी अगर ऑर्डर नहीं है तो भी उसको क्या बोलेंगे, अमरफस बोलेंगे। और शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो गया मतलब थोड़ी सी जगह के लिए, जैसे मान लो थोड़ी सी जगह के लिए रिपीट करा फिर नहीं करा, तो भी उसको क्या बोलेंगे, अमरफस सॉलिड बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज अच्छे से लिख लेना, ये शायद एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो नो रेंज ऑर्डर होगा तो भी अमरफस कहलाएगा। क्लियर है? बढ़े आगे। अब एक चीज देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में क्या दे रखा है, प्रोड्यूस बाय स्लो कूलिंग अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। समझ आया? क्रिस्टलाइन कैसा स्ट्रक्चर था, एक बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रक्चर था। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर था इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो लोहा बना रहे हो, ठीक है, कैसे बनाओगे, पिघला हुआ लोहा लोगे, उसको फिर ठंडा करके सॉलिडिफाई कर दोगे। ठीक है, तो एकदम से कर दोगे तो क्या होगा, जहां पे है एटम्स वहीं रुक जाएंगे। मतलब जैसे एक लावा बह रहा है, उसको धीरे धीरे ठंडा करो, मतलब मेल्ट फॉर्म में अगर कुछ लोहा वगैरह रहता है उसको ही लावा बोलते हैं। समझ आया? तो उसको धीरे धीरे ठंडा करोगे तो एटम्स अपनी अपनी जगह ढूंढेंगे और बैठ जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये क्लास चालू होने वाली है, एकदम से सारे बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, और किसी ने बोल दिया स्टैचू, तो वहां पे बहुत कम बच्चे होंगे, नहीं पहुंच पाए, इधर बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, वही अगर सबको बोल दिया चलो 5 मिनट है बैठो आराम से, तो क्या होगा, सब अपनी अपनी जगह प्रॉपर जाके बैठ जाएंगे। समझ आया? और यही आप लोगों की स्टेबल कंडीशन है। कोई बोल दे कि नहीं यहाँ 15 लोग खड़े हो जाओ और पूरे ये 30 बेंचों पे 2 लोग बैठेंगे, तो वो स्टेबल अरेंजमेंट हुआ क्या? नहीं हुआ। स्टेबल क्या है, सब प्रॉपरली डिवाइडेड हो जाए, वो एक स्टेबल अरेंजमेंट होगा। स्टेबल कौन सा इन दोनों में से, क्रिस्टलाइन वाला है। ठीक है, तो अगर कोई मान लो लावा आ रहा है, उसको बिल्कुल धीरे धीरे ठंडा करो, ठीक है, तो क्या होगा, सारे एटम्स अपनी अपनी जगह देखेंगे, जहां पे वो स्टेबल हो रहे हैं वहां जाके बैठेंगे। ठीक है, तो कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा अपने को, क्रिस्टलाइन मिलेगा। ठीक है, समझ आया? और दूसरा क्या है, अमरफस। वो कैसे, लावा मिला उसको एकदम से उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दो, ठीक है, तो जो जहां पे एटम्स है वो वहां पे जाके बैठ जाएगा, तो उस केस में क्या मिलेगा, अमरफस सॉलिड। ठीक है, तो एक ये जनरल तरीका बता दिया कि कैसे बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें बाय नेचर क्रिस्टलाइन होती है, कुछ चीजें बाय नेचर अमरफस रहती है। ठीक है, मतलब अगर किसी की प्रॉपर्टी है कि वो अमरफस ही बनेगा, नहीं बैठना मैं उसको सही जगह जाके, तो उसको आप ऐसा नहीं कर सकते कि आराम से ठंडा कर दोगे तो वो क्रिस्टलाइन बन जाएगा। ठीक है, ये बेसिक तरीका है बस बताने का। ठीक है, बताने का मतलब कि ऐसे बना सकते हो, बट कंपलसरी नहीं है कि जो जिस चीज के नेचर में है कि वो अमरफस रहेगा
उसको आप इस तरीके से क्रिस्टलाइन भी बना सकते हो, है ना। हमेशा बनाना पॉसिबल नहीं है, बट किसी किसी केस में अपन बना सकते हैं। समझ आया क्या क्या बोला, क्या फर्क होता है? क्रिस्टलाइन कैसे बना सकते हो? स्लो कूलिंग से। स्लो कूलिंग से क्यों? जो भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं आराम से जाएंगे जहां पे वो स्टेबल लग रहे हैं, आराम से जाके बैठ जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा, क्या बन जाएगा? क्रिस्टलाइन। एकदम से ठंडा पानी डाल दो तो जहां है वहीं पे स्टैचू, ठीक है, वहीं पे रुक जाएंगे, मतलब रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अमरफस सॉलिड। समझ आया? बढ़े आगे। उसके बाद क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे हैव अ फिक्स्ड और शार्प मेल्टिंग पॉइंट, या कह लो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पता है क्या होती है? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, कितनी एनर्जी वगैरह देते हैं फ्यूजन, मतलब सॉलिड से लिक्विड वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। वो अगर इतना समझ में ना आए तो बेसिक क्या है? मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? फिक्स्ड या शार्प। इसमें क्या दे रखा है? एक रेंज ऑफ टेम्परेचर। समझ आया? इसको समझते हैं। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? पानी कितने डिग्री पे बॉईल करता है, चलो मेल्ट करता है? 0 डिग्री पे। ऐसा तो नहीं होता -5 से लेके +10 डिग्री तक, ऐसा तो नहीं बोलते, ठीक है। तो उसका क्या है? 0 डिग्री पे वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आया? तो ऐसा नहीं होगा कि 1 डिग्री पे थोड़ा सा सॉलिड बच गया, 1 डिग्री है मतलब वो पूरा का पूरा लिक्विड बन चुका है। समझ आया? तो इसमें क्या होता है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। इस केस में क्या होता है? एक रेंज होती है, ठीक है। रेंज कैसी? कि मान लो जैसे अपन ने कुछ चीज ठंडी करने लगे, ठीक है, या फिर सॉलिड है तो सॉलिड से अपन लिक्विड बना रहे हैं, तो कुछ चीज अगर हीट करेंगे तो पहला एक लिक्विड बन जाए, वो बना मान लो -5 डिग्री पे। समझ आया? जैसे मान लो एक पूरा एक ऐसा एक कुछ सॉलिड है, ठीक है, और मान लो मैंने टेम्परेचर कितना रखा? -5 डिग्री सेल्सियस। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इतना पार्ट क्या बन गया? लिक्विड बन गया, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ाया, 0 डिग्री करा तो यहां तक बन गया, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ाया, मान लो 10 डिग्री करा तो पूरा का पूरा लिक्विड बन गया। समझ आया? तो इस चीज को क्या बोलेंगे? एक रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। समझ आया? और पानी के केस में तो पता ही है, 0 डिग्री पे पूरा का पूरा फेज ट्रांजिशन हो जाता है, तो उसमें एक रेंज नहीं होती। समझ आया? क्लियर है ये वाला पॉइंट? ठीक है। इसका एक ग्राफ भी बना लेते हैं। मान लो जैसे टेम्परेचर है और टाइम ले लो, ठीक है, और मान लो पानी है या फिर कोई भी चीज लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, लिक्विड नहीं, सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि हीट देंगे तो या टेम्परेचर देंगे तो धीरे धीरे वो गैस बनेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? जैसे मान लो यहां से टेम्परेचर देना चालू करा तो यहां तक वो सॉलिड में था। एक आइसोथर्म याद है? एंड्रू आइसोथर्म कैसा आता था? वो इस टाइप का ऐसा कुछ आता था। यहां पे क्या बोलते थे? एक ये ट्रांजिशन पीरियड है, ठीक है। तो इसमें भी सिमिलर टाइप की चीज बता रहा हूं। मान लो इनिशियल टाइम कुछ 0 टाइम मान लो, आपने वो स्टॉप वॉच चालू करी, ठीक है, उसको आपने हीट करना लग गए, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे कुछ ऐसा जाएगा सॉलिड, या फिर मान लो ठंडा हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर कम हो रहा है मतलब ठंडा हो रहा है, तो नीचे जाएगा तो यहां तक तो सॉलिड है, ठीक है। अब क्या हो गया? पानी का मान लो मेल्टिंग पॉइंट आ गया, तो उस टेम्परेचर पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, लेकिन टाइम देखो कहां से कहां तक गया। यहां पे क्या है? T1, यहां पे क्या है? T2, तो यहां से यहां तक आ गया। फिर क्या होगा? सारा का सारा लिक्विड बन गया, तो ये ऐसा चला गया। समझ आया? वापस बताता हूं। टेम्परेचर है, इधर टाइम का कर्व है, आइस लिया अपन ने, ठीक है। आइस लोगे, रख दो उसको रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे रख दिया तो जैसे जैसे टाइम पास होगा, मतलब 0 से अपन 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट चलेंगे तो क्या होगा? वो सॉलिड क्या होगा? उसका टेम्परेचर घटेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ? इधर से अपन लिक्विड पे आ गए, लिक्विड पे आए तो 0 डिग्री पे चल रहा है, ठीक है, और इसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा? गैस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है? अपना
लिक्विड प्लस सॉलिड मान लो, और यहाँ पे अब क्या उल्टा बोल दिया, यहाँ पे पूरा लिक्विड आ जाएगा, गैस नहीं, गैस तो और टेम्परेचर कम करोगे तो आएगा। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड का ट्रांजिशन बताया है, समझ आया। धीरे धीरे ठंडा करोगे तो, कहने का मतलब बस ये है कि इस पर्टिकुलर रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन में क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा। टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा मतलब फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है या इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, समझ आया। इस केस में क्या होगा, जैसे मान लो यहां से अपन गए तो कुछ इस टाइप का कर्व आ जाता है, मतलब यहां से यहां तक क्या है, अपना सॉलिड प्लस लिक्विड रहेगा, समझ आया। वही वही वाला केस जो अभी बताया था, कैसा, पहला जो भी लिक्विड बना वो -5 डिग्री पे बना, ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो और लिक्विड बनता गया, और मान लो 10 डिग्री तक पूरा लिक्विड बना। तो यहाँ पे ऐसा एक रेंज ऑफ टेम्परेचर मिला, मतलब यहां से लेके यहां तक इस पर्टिकुलर जगह में ये इक्विलिब्रियम सॉलिड और लिक्विड के बीच में है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर हो गया, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा अपना क्रिस्टलाइन और अमरफस का डिफरेंस। किसी को कोई डाउट आ रहा है समझ में, या नींद आ रही है? ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए भी है क्योंकि इसकी अंग्रेजी खतरनाक है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट अगर पढ़ोगे तो शायद समझ में ना आए, ठीक है, इसलिए अच्छे से सुनना। क्रिस्टलाइन का मतलब, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, एनआइसोट्रोपिक होते हैं। क्या होते हैं? एनआइसोट्रोपिक। और अमरफस क्या होते हैं? आइसोट्रोपिक होते हैं, ठीक है। तो पहले आइसोट्रोपिक का मतलब देख लेते हैं। एनआइसोट्रोपिक मतलब जो आइसोट्रोपिक ना हो, समझ आया। तो आइसोट्रोपिक चीजें क्या होती है वो देखना है अपने को, ठीक है। तो आइसोट्रोपिक अगर कुछ है उसका मतलब क्या है, कोई भी प्रॉपर्टी ले लो, क्या बोल रहा हूं, कोई भी एक प्रॉपर्टी ले लो, ठीक है, और किसी भी डायरेक्शन में जाओ तो उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, समझ आया। जैसे मान लो ये पूरी एक दीवार है, उस पर्टिकुलर जगह पे देखूं तो जो भी प्रॉपर्टीज रहेगी वो यहां पे भी रहनी चाहिए, उधर जाऊं तो भी वही प्रॉपर्टी रहनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन डिपेंडेंट, समझ आया। ये दीवार से समझ में नहीं आएगा, आगे एक स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है उससे थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी इनका मतलब बता देता हूं पहले, फिर बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, अमरफॉस सॉलिड जो होते हैं वो होते हैं आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक मतलब कोई सी भी प्रॉपर्टी उठा लो, केमिकल चाहे फिजिकल, जो भी प्रॉपर्टी उठाओ, किसी भी डायरेक्शन में जाओ तो क्या आएगी, उसकी सेम वैल्यू आएगी, समझ आया। तो ये यहां पे लिखा है, सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, क्लियर है। एनआइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सारी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, समझ आया। थोड़ी सी अंग्रेजी ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू सारी डायरेक्शन में अलग अलग आएगी। क्या मतलब है इसका, कोई भी एक है ना, कोई भी एक ऐसी प्रॉपर्टी उठा लो जिसका अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू आएगी। अगर ऐसा हो जाता है, मतलब दुनिया में कोई भी एक प्रॉपर्टी रहेगी जिसकी अलग डायरेक्शन में अलग वैल्यू आती है, तो वो क्या हो जाएगा, एनआइसोट्रोपिक, समझ आया। मतलब समझ में आ गए दोनों के, ठीक है। कोई डाउट? अब इसमें देखते हैं ऐसा होता क्यों है, ठीक है। क्रिस्टलाइन का ये एक मान लो एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। क्रिस्टलाइन में मान लो दो एटम्स हैं, जैसे NaCl होता है, ठीक है। तो मान लो ग्रीन वाले क्लोराइड आयंस हो गए और ये येलो वाले क्या हो गए, सोडियम आयंस। तो इस तरीके से जमे हुए हैं। अच्छा, क्रिस्टलाइन दिख रहा है या अमरफस? क्रिस्टलाइन दिख रहा है, मतलब समझ में आ रहा है कि क्रिस्टलाइन ही बनाया हुआ है। कैसे समझ आ रहा है, दिख रहा है, सारी चीज प्रॉपर्ली अरेंज्ड है, मतलब एक लाइन में सारे हरे वाले, फिर पीले वाले, फिर हरे वाले, ठीक है, समझ आया। तो अब इसमें मैंने ये दो ऐसे क्या बोलते हैं, एरो बना रखे हैं, दिख रहे हैं। तो मान लो AB के अलोंग अगर मैं जाता हूं तो क्या मिल रहा है मेरे को, सारे ग्रीन वाले मिल रहे हैं, समझ आया।
इधर जाता हूं सी से लेके डी तक, तो क्या मिल रहा है? अल्टरनेट, एक ग्रीन वाला, येलो वाला, ग्रीन येलो ऐसे करके। तो अगर मान लो जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो किसकी वजह से हैं? एटम्स की वजह से, या एटम्स कैसे अरेंज्ड है उसकी वजह से। समझ आया? तो यहां पे एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, यहां पे कैसा है? दूसरा है। ठीक है, तो अलग अलग डायरेक्शन में गए तो अरेंजमेंट बदल गया। ठीक है, तो इस वजह से प्रॉपर्टीज भी बदल जाएगी। इतना समझ में आता है? अरेंजमेंट अलग है तो अलग आएगी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन में क्या होता है? अलग अलग डायरेक्शन में कोई भी एक जो भी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू क्या आएगी? अलग। हो सकता है कोई ऐसी प्रॉपर्टीज हो जिनकी सेम वैल्यू आ जाए, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, मैथ्स में ऐसा करते हो ना, कोई भी चीज अगर प्रूफ करनी है, अगर उसमें स्टेटमेंट लिखा है एक एग्जाम्पल दे दो, तो वो फॉल्स हो जाती है, मतलब वो एक उल्टा एग्जाम्पल दे दो। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी कोई सी भी एक प्रॉपर्टी ले आओ जिसकी वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो वो फिर अपना वैसा देख सकते हैं। समझ आया? क्लियर है ये चीज? आगे चले। ये क्या दिख रहा है? अमरफस दिख रहा है क्या? कैसे दिख रहा है? रैंडम अरेंजमेंट है, कोई डाउट इसमें? तो ये देखो बिल्कुल रैंडम है, कहीं पे भी कैसा भी रख दिया। ठीक है, अब इसमें देखो बी से लेके ए तक जाएंगे। ठीक है, तो कभी हरा मिल जाएगा, कभी ग्रीन मिल जाएगा। ठीक है, बट अगर बहुत दूर तक जाओगे तो क्या होगा? एवरेज नंबर ऑफ एटम्स उतने ही मिलेंगे। समझ आया? एवरेज नंबर ऑफ एटम्स कैसे? जैसे पिछले केस में क्या था, यहां पे कितना ही दूर चले जाओ येलो वाले नहीं मिलने वाले, इसमें कितना ही दूर चले जाओ सब अल्टरनेट मिलेंगे। तो अलग अलग है प्रॉपर्टीज। इसमें मैं क्या बोल रहा हूं, जब चीजें रैंडम रहती है तो उसकी वैल्यूज एवरेज आउट होके पर्टिकुलर चीज आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे चले जाओ या ऐसे चले जाओ, फाइनली एवरेज क्या मिलेगा अपने को? सेम मिल जाएगा। मैथ्स में अगर वो चीज पढ़ी हो, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ हाफ कितनी, मतलब टेल्स या हेड कितनी होती है, वो पता है कितनी होती है? 50%। लेकिन मैंने एक कॉइन उछालूंगा तो उसमें बहुत सारे चांसेस है कि वो टेल्स आ जाए, लेकिन अगर वो बहुत बड़ा सैंपल स्पेस कर देता हूं तो उसमें क्या है, मैं मान लो एक बार उछालूं तो या तो टेल्स आ जाएगा या हेड्स आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो 10,000 बार उछालूं तो एवरेज आउट तो 50-50% ही आएगा अप्रोक्सीमेटली। वैसे यहां पे भी क्या है, बहुत ही अगर रैंडम चीजें हो जाती है और बहुत सारी चीजें हो जाती है तो क्या होता है, एवरेज आउट होके हर डायरेक्शन में सेम वैल्यू आ जाती है। समझ आया? तो इस वजह से अमॉर्फस सॉलिड कैसे होते हैं? आइसोट्रोपिक। क्लियर है? तो ये क्या हो गया अपने अमॉर्फस सॉलिड। यहां तक समझ में आया? ठीक है, फिर एक और चीज है, क्रिस्टलाइन वाले अगर अपन काटो तो उनके एक बिल्कुल स्मूथ सरफेस मिलता है। वही सेंधा नमक का एग्जाम्पल लो, एक बड़ा सा सॉलिड उठाओ, दे मारो दीवार पे, सर पे नहीं। ठीक है, तो क्या होगा? 2D आएगा। उनका जो प्लेन देखा है कभी? बिल्कुल स्मूथ रहता है। ठीक है, बिल्कुल स्मूथ प्लेन रहता है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे बिल्कुल ऐसा, अगर मान लो यहां से काटा तो एक पर्टिकुलर स्मूथ टाइप का एज आ जाएगा, बट यहां पे क्या होगा, कभी येलो वाले ज्यादा हो रहे हैं, कभी ग्रीन वाले ज्यादा हो रहे हैं, तो इस वजह से इसमें अनइवन सरफेस आएगा। जब अपन काटेंगे इसको, उस केस में क्या होगा, बिल्कुल इवन सरफेस आएगा। समझ आया? तो बस एक फिजिकल प्रॉपर्टी है कि अगर चाकू से काटोगे तो इसमें प्लेन और स्मूथ सरफेस मिलेगा। इस केस में कैसा मिलेगा? इररेगुलर सा। ठीक है, जैसे मान लो प्लास्टिक है, उसको काटोगे तो क्या होगा, बिल्कुल स्मूथ का मिलता है। बहुत अच्छे से काट दोगे वो अलग बात है, बट फिर भी क्या होता है, जनरली अपना कुछ इररेगुलर सा सरफेस मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। वापस एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से देख लेना, क्योंकि बहुत चांसेस होते हैं कि डायरेक्ट वो एग्जाम्पल पूछ लेंगे। ठीक है, तो इसमें एनसीईआरटी देखना, और भी अगर कोई एग्जाम्पल्स हो तो वो ऐड और कर लेना। ठीक है, बाकी इसमें देख लो, ये सारे अपने क्या हो गए, क्रिस्टलाइन के। और ये ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, अमरफस सिलिका, रबड़, स्टार्च, ये सारे क्या होते हैं, अमरफस वाले। तो बेटर ये है कि अमरफस वाले याद कर लो। ठीक है, ग्लास वगैरह कैसा होता है, अमरफस रहते हैं। ठीक है, ग्लास क्यों रहते हैं अमरफस, वो देख लेंगे अभी। ठीक है, तो ये वाले जनरली याद हो जाते हैं। प्लास्टिक वो काटने के हिसाब से याद रख लो, काटेंगे तो
इररेगुलर सरफेस आएगा, तो इसलिए अपना क्या हो गया, वो अमरफस हो गया। उस तरीके से थोड़ा बहुत ये याद कर लेना, ठीक है। बढ़े आगे। अच्छा, इसमें एक और चीज आती है, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब अपन ने यहां तक क्या देखा है, अरेंजमेंट, यही पढ़ा है। सॉलिड स्टेट में अभी तक क्या पढ़ा, एक तो बेसिक डेफिनेशन, दूसरा उसका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसमें भी क्या पढ़ा आखिरी में अपन ने, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब अरेंजमेंट के बेसिस पे कार्बन क्या क्या बना सकता है, याद है, डायमंड ग्रेफाइट, ठीक है। तो कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से मल्टीपल टाइप के सॉलिड बना ले, तो उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जांपल क्या क्या हो गए, वही डायमंड ग्रेफाइट वगैरह, ठीक है। मतलब है तो एक ही चीज, क्या है वो, कार्बन ही है, बट अलग अलग तरीके से अरेंज हो गया। अरेंजमेंट मतलब समझ आ रहा है, अलग तरीके से अरेंज हो रखा है, तो उस वजह से कभी अपने को क्या मिल रहा है, ग्रेफाइट, कभी क्या मिल रहा है, डायमंड। समझ आया, क्लियर है। तो ये सारे अपने क्या कहलाते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। समझ आया। तो एक चीज अलग अलग फॉर्म में, ठीक है। ऐसे ही अगर बॉन्डिंग में पढ़ा होगा आइसोमॉर्फिज्म, पढ़ा है क्या, क्या होता है वो, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, इसमें क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म में एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म क्या रहेगा, दो टाइप के सॉलिड हो गए, उनका स्ट्रक्चर कैसा आता है, सिमिलर आता है। समझ आया। जैसे मान लो NaCl है और KCl है, ठीक है क्या, ये अलग अलग चीजें हैं, बट इनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, सिमिलर होता है, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिमिलर। वही अगर मैं CaCl ले लूं तो वो अलग होगा। कैसे अलग होगा, मैंने रट रखा है, ठीक है, आपको भी रटा दूंगा, ये अपने सिलेबस में है। तो इन दोनों का जो भी स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, वो अपने को पता है, फैक्ट है वो। ऐसा नहीं कि कोई एक ट्रिक लगा के मैंने बता दिया है, कोई फॉर्मूले से बता दिया, ये चीज मेरे को पता है। इसका अलग क्यों होता है, वो भी मेरे को पता है, ठीक है। ऐसे गैस मत करना कि यार ये सेम लग रहा है तो ये इनका स्ट्रक्चर भी सेम हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई ऐसा करता है मतलब या तो वो पागल है या फिर तुक्का लगा रहा है, ठीक है। समझ आया। तो इनका स्ट्रक्चर सेम है, तो क्या कहलाएंगे, वो आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा उनके बीच में, और वो आइसोमॉर्फ्स कहलाएंगे। और ये क्या है, ये अलग चीज है। समझ आया। तो ये क्या हो गया अपना, आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर है। उसके बाद ये एक लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बाकी फिर भी एक बार देख लेना। क्या अंडरलाइन कर रहा है, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स, है ना। ये कौन से सब्सटेंस होते हैं जो कि दिखेंगे अपने को कैसे, अमरफस जैसे। अमरफस जैसे दिखेंगे मतलब बहुत ज्यादा मतलब लॉन्ग रेंज का उनमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा। क्रिस्टलाइन कौन से होते थे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता था जिसमें, ठीक है। अमरफस क्या होते थे, शॉर्ट रेंज या नो रेंज ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें क्या है अपने पास, जो पॉलीक्रिस्टलाइन वाले हैं उसमें छोटी छोटी जगह पे क्रिस्टलाइन जैसा दिखेगा, बट ओवरऑल कैसा होगा, वो अमरफस होगा। मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है, लेकिन छोटी छोटी जगह पे क्या है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, ठीक है। तो इसलिए अपन ने क्या बोला, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन है, पॉली मतलब बहुत सारा, बहुत सारी जगह, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। तो अपने जो मेटल्स वगैरह रहते हैं बहुत सारे, वो अपने किसके, ये पॉलीक्रिस्टलाइन के एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में बस लिखा हुआ है। तो इंडिविजुअल क्रिस्टल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, बट कहीं कहीं पे अपने को क्या है, एक पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट मिलता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर वो पर्टिकुलर जगह पे मिलता है। अमरफस में कहीं हो सकता है, फिर बहुत दूर तक ना हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इनमें क्या होगा, कुछ कुछ जगह पे रहेगा, बहुत सारी जगह पे रहेगा, ठीक है, लेकिन ओवरऑल नहीं होगा। क्लियर है। ये बताओ,
बताओ पहला क्या है ऑप्शन, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स कैसे? क्रिस्टलाइन में क्या था, मतलब मान लो सॉरी काय का ये अमरफस है ना, तो एक ये एक पहला केस हो गया, दूसरे केस में ऐसे, और किसी जगह वो पास में रखा हुआ है, किसी जगह वो दूर रखा हुआ है, ठीक है। तो सारी अगर एक एक बॉन्ड लेंथ देखें तो वो अलग अलग आ सकती है, ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है, ऑल द बॉन्ड लेंथ आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, ठीक है। सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल स्ट्रेंथ की नहीं होती, बट एवरेज में भले ही मान सकते हैं। अमरफस में क्या बताया था, आइसोट्रोपिक क्यों होते हैं, एवरेज आउट हो जाता है, समझ आया। बट यहां पे उसने ऑल लिख दिया, ऑल मतलब हर एक की बात नहीं कर सकते, समझ आया। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड वाला, एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज हायर देन दैट ऑफ अमorphous, सही है क्या? एंट्रोपी से क्या पता चलता है, रैंडमनेस, रैंडम कौन ज्यादा है, अमorphous ज्यादा है, तो ये स्टेटमेंट सही है क्या, फॉल्स है, ठीक है। तो ये कैसे हो गई फॉल्स, किसी को कोई दिक्कत? थर्ड वाला, फॉल्स क्यों है? अमरफस का एग्जाम्पल ग्लास होता है, ग्लास की जो भी शेप है फिक्स ही रहती है लगभग, ऑन एन एवरेज देखे। ऐसा तो है नहीं कि आज यहाँ पे रेक्टेंगल है कल यहाँ सर्कुलर खिड़कियां बन जाए, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं शेप भी लगभग उसकी फिक्स ही रहती है, तो ये भी फॉल्स हो गया ये वाले। क्रिस्टलाइन बनने का तरीका याद है, क्या बताया था, स्लो कूलिंग करो तो क्रिस्टलाइन बन सकता है। यहां पे क्या लिखा है, अमरफस सॉलिड कैन बिकम क्रिस्टलाइन ऑन स्लो हीटिंग, मतलब कोई भी एक अमरफस सॉलिड लो, धीरे धीरे उसको हीट करो, ठीक है। धीरे हीट करोगे तो पहले वो मोल्टन स्टेट में आएगा, ठीक है, और उसके बाद वो फ्लो करके ऐसी जगह पे जा सकता है जहां पे क्रिस्टलाइन बन जाए, समझ आ रहा है। मतलब जैसे वही मैंने एग्जांपल जो लिया था, गेट खोलो बच्चे को बोल दो कि यही स्टैचू, तो क्या है वो अमरफस, सबको बोल दो 1 मिनट है तुम्हारे पास, 1 मिनट में सब लोग अपनी अपनी जगह बैठे आएंगे, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन बन सकता है, ठीक है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कैन, बन सकता है, विल लिखा होता तो गलत होता, ये बात समझ में आई। खाली कैन और विल की वजह से ये ट्रू या फॉल्स हो जा रहा है। कैन मतलब हो सकता है, तब भी मैंने क्या बताया था, बना सकते हो, बट कंपलसरी वो बन जाएगा इसकी गारंटी नहीं है, समझ आया। तो ये कैन लिखा है मतलब ये चीज क्या है, ट्रू है। किसी को कोई दिक्कत इसमें? विल लिखा होता तो फॉल्स होता, क्योंकि कोई कोई चीजें बाय प्रॉपर्टी कैसी होती है, अमरफस होती है, उसको आप क्रिस्टलाइन नहीं बना सकते। बट हर चीज ऐसी नहीं होती है, कोई क्रिस्टलाइन या अमरफस दोनों भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि आपने उसको कैसे बनाया है। क्लियर है? ये वाला बताओ। अच्छा, सूडो सॉलिड्स अपन किसको बोलते हैं, अमरफस वालों को, ठीक है। बस बोलने का तरीका है, इसका तरीका ऐसा क्यों, ये अब मैं समझा देता हूं। जैसे ग्लास है, पड़ा होगा वो जो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हो जाती है, वो नीचे से थोड़ी थिक हो जाती है, ऊपर से थोड़ी थिन। उसका रीजन क्या है, बहुत ही स्लोली क्या होता है, उसके पार्टिकल्स फ्लो करने लगते हैं। तो इसको या तो सुपर कूल्ड लिक्विड बोल लो या फिर सूडो सॉलिड बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं अपने, अमरफस सॉलिड क्या कहलाते हैं, सुपर सॉरी सूडो सॉलिड्स भी कहलाते हैं, या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड। समझ आया? तो कौन सा दिख रहा है, ग्लास दिख रहा है, इसलिए मैंने बोला था अमरफस वाले याद कर लेना, क्रिस्टलाइन अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा। क्लियर है? ये बताओ। पहला सही है क्या, सही है। सेकंड सही है, ये भी मोल्टन स्टेट की बात करी है। खाली अगर लिखा होता ऑल आर इलेक्ट्रोलाइट तो मतलब 50-50% रहता, लेकिन मोल्टन स्टेट लिख दिया तो उसमें तो वो कंडक्ट कर ही लेगा, तो ये भी सही है। थर्ड,
कर सकता है, ठीक है। आयनिक जो एग्जाम्पल देखे थे NaCl KCl, वो भी कर सकता है। तीसरा, क्या लिखा है, एग्जिबिट डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। डायरेक्शनल बॉन्ड कौन से होते हैं ये पता है क्या? अगर मैं बोलूं कि मेरे को CH4 का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, तो मैंने बनाया CH, अब बाकी 3 हाइड्रोजन कहाँ लगाऊंगा मैं? 109 डिग्री पे। फिक्स है क्या? ऐसा तो नहीं कि एक यहां लगा दिया दूसरा यहां लगा दिया, ठीक है। कहां पे लगाऊंगा? फिक्स 109 डिग्री पे ही लगाऊंगा, ठीक है। क्लियर है? बट आयनिक वालों में क्या होता है, उसमें ऐसा कोई फिक्स तरीका नहीं होता। जैसे यहाँ पे है, एक कार्बन है तो हाइड्रोजन यहां से ही आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से, और तीसरा ऐसे, तब जाके 109 डिग्री के एंगल पे आएंगे। NaCl के क्रिस्टल में क्या है, कहीं से भी आ जाए, ऐसा नहीं कि एक Cl इधर से आ जाए तो दूसरा इधर से ही आना चाहिए, ऊपर से भी आ सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि आयनिक जो बॉन्ड होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, कोवेलेंट कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है। तो इसमें बॉन्ड की बात करी गई है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है? बढ़े आगे, ये बताओ, किसके बेसिस पे ऑर्डर बताना है? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, या फिर कह लो इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बस बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, मतलब क्या है, अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सा होगा, यहां से नंबरिंग बता दो सीधे सीधे। F2 कैसा है, F2 H2O Br2 ICl, ये तो मॉलिक्यूलर टाइप के हो गए, समझ आया। Al2O3 और NaCl, ये आयनिक टाइप के हो गए। इसमें भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस में रहेगा, NaCl और Al2O3 में? Al2O3, क्यों? चार्ज ज्यादा है, तो ये हो गया नंबर 1। फिर 2 पे NaCl, ठीक है। फिर क्या आएगा, पानी, क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो 3 पे ये आ गया। फिर क्या बचा, F2 Br2 ICl, ICl होगा, क्यों? डाइपोल, डाइपोल, डाइपोल वाले ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तो ये 4 पे आ गया। फिर F2 और Br2, Br2, Br2 होगा। F2 क्या होती है, गैस होती है। Br2 क्या होता है, लिक्विड, रूम टेम्परेचर पे, याद है। अब ये कैसे पता चला, बोल दोगे रटा हुआ है? हाँ, रटा तो हुआ है, बट फिर भी मैं रिलेटिव कंपेयर करना बता सकता हूं। कैसे कंपेयर करेंगे, मैंने क्या बोला, ये 5 पे आएगा, ये क्या पे आएगा, 6 पे। बाकी किसी में कोई डाउट नहीं है ना? किस में डाउट है, F2 और Br2 में। अब F2 और Br2 में कौन कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, वही डिस्पर्जन फोर्सेस, ना डाइपोल है ना कुछ है वो, ठीक है। तो इसमें एक चीज देखो, F2 कैसा है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। मतलब 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जब डाइपोल बनाएगा तो कुछ ऐसा बना सकता है, मैक्सिमम यहाँ पे 9 प्लस चार्ज आ जाए, यहाँ पे 9 माइनस, यहाँ पे 9 प्लस आ जाए, यहाँ पे 9 माइनस। ये चार्ज कैसे बन रहा है, ये तो अभी बताया था, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। Br2 का कितना है, लगभग 35 के आसपास है, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, 35 प्रोटॉन इस साइड आ गए, मतलब इतना चार्ज होगा नहीं, मैक्सिमम वर्स्ट केस बता रहा हूँ, मतलब सारे प्रोटॉन इधर हो जाए, सारे इधर हो जाए, थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, लेकिन उससे समझ आ जाएगा, समझ आया। तो यहाँ पे कितना आ गया, 35 माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 35 माइनस। अट्रैक्शन किसके बीच में ज्यादा है, इसके बीच में ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर लंदन फोर्सेज या डिस्पर्जन फोर्सेज में कंपेयर करना हो तो सीधा देख लो मोलर मास, जिसका मोलर मास ज्यादा उसका डिस्पर्जन फोर्सेज ज्यादा, ठीक है। तो ये चीज लिख लेना अगर पहले बॉन्डिंग में ना पड़ी हो तो, क्या मोलर मास ज्यादा तो डिस्पर्जन फोर्सेज ज्यादा, समझ आया, क्लियर है? कोई डाउट इसमें, बढ़े आगे।
चलो ये फिर अगली क्लास में करते हैं, ठीक है।